शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छिन टपाक डम डम। दोस्तों लगे हाथों निपटाते हैं ऐसे 250। छोटा सा ऐसे है, मज़ेदार ऐसे है। नाम है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ एफएस। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ एफएस। शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? एक कहानी बताओ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? एक है, ये हस्बैंड होता है, ये उसकी वाइफ होती है, ठीक है? ये उसकी वाइफ है, ठीक है? अब इनके होते हैं बच्चे दो। एक है बच्चा वन, दूसरा है बच्चा टू, ठीक है? इनके हैं दो बच्चे। अभी है ना, एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो हस्बैंड है ना, इसको आदत होती है मुंह में अंगूठा लेके सोने की। मुंह में लेके सोने की अंगूठा, ठीक है? पूरा सुनो, अंगूठा। तो ये जो बच्चा नंबर टू है ना, इसको भी सेम आदत होती है, ठीक है? लेकिन ये जो बच्चा नंबर वन है ना, इसको सेम आदत नहीं होती है। उसको कहीं और लेके, मतलब मान लीजिए कान में, ठीक है? कान में उंगली डाल के सोने की आदत है। तो ये जो आदत से है ना, ये हस्बैंड जो है वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर मेरा बच्चा एक मेरे जैसे बिहेव करता है तो दूसरा बच्चा मेरे जैसे बिहेव क्यों नहीं करता है? तो उसको आ जाता है डाउट। उसको क्या आ जाता है? उसको आ जाता है डाउट। तो जैसे ही उसको डाउट आ जाता है, वो क्या करता है? वो जाता है अपने वाइफ के पास और बोलता है, प्रिय, ये हमारा जो वत्स है, वत्स नंबर वन, ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों करता है? मेरे जैसे बिहेव क्यों नहीं करता है? तो सबसे पहले उसने अपने प्रिय से बात करी। क्या किया? बात करी, ठीक है? तो उसने कुछ तो जवाब दे दिया। उसका जवाब सुन के वो थोड़ा सा, उसको अच्छा फील नहीं हुआ, ठीक है? उसने ऐसा कुछ तो अटपटांग सा जवाब दे के उसको छोड़ दिया। बोला, ऐसा क्या तुम भी किसी भी चीज़ को लेके बैठ जाते हो, ऐसा वैसा। तो ये ना, इसको आ जाता है थोड़ा सा डाउट। तो ये क्या करता है, ये जो प्रेयसी है ना, ये जो वाइफ है ना, इसका और एक प्रियकर होता है शादी से पहले का। तो ये क्या करता है, जाके देखता है रात को चुपचाप, बीवी के व्हाट्सएप में जाके देखता है। इसको समझ में आता है कि ये जो है ना वाइफ और वो जो दूसरा प्रियकर है ना, वो शादी से पहले मिले थे। अच्छा, तो इसको ना थोड़ा सा बहुत डाउट आता है। वो बोलता है अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो ये जाता है अपने दोस्त के पास और बोलता है कि भाई यार, मेरे को डाउट है ना कि ये जो बच्चा नंबर वन है ना, ये किसी और का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि ये मेरे जैसे बिहेव नहीं करता है। अच्छा, तो दोस्त दोस्त बता तो क्या करूं? तो दोस्त बोलता है, भाई सिंपल सी बात है ना, एक काम करना, तू एक काम कर, तू क्या कर, डीएनए का चेकिंग कर, डीएनए रिपोर्ट चेकिंग कर। बोलता है कि अच्छा, डीएनए रिपोर्ट चेक करूँ, ठीक है? फिर वो डीएनए रिपोर्ट चेक करता है और उसको समझ में आता है। क्या समझ में आता है? नलायको, हरामी, तुम सबको ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पे देख के ऐसे समझ रहा है कि तुम सबको लग रहा है कि ये डीएनए रिपोर्ट मिसमैच आ जाए। कितने हरामी हो यार तुम, ठीक है? ठीक है, वो डीएनए रिपोर्ट में क्या आता है उसके बाद तुम छोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम देख लो, ये फिक्टिशियस कैरेक्टर से, इसमें से कोई भी वस्तु स्थिति के आधार पे नहीं है, सब काल्पनिक है, ठीक है? समझ में आया? एक सिचुएशन है, बैक ऑफ द माइंड रख लो, ठीक है? अब आते हैं जैसे 250। कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ काम नहीं था, ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही मज़ा आ रहा था तो बता दिया। जैसे 250 नाम है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ एफएस। तो यहाँ पे ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? साई ऑब्टेन करना है। किसके लिए? जो लॉज एंड रेगुलेशन जिसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट, जो लॉज एंड रेगुलेशंस डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं एफएस के ऊपर। अच्छा, क्या है, नहीं समझा, कोई बात नहीं। परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। अदर लॉज एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या? डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट। तो इनको एक है डायरेक्ट इफेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऐसा इनको बोलना नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों इनडायरेक्ट नहीं बोलना है, तो उन्होंने बोल दिया डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं खाना है, ऐसा खाना है, ठीक है? ऐसा खाना है। तो डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट, उसको भी उन्होंने स्पेसिफिकली बोला अदर लॉज एंड रेगुलेशन।
उसको उन्होंने क्या बोला, एक बोला लॉज एंड रेगुलेशन, दूसरा बोला अदर लॉज एंड रेगुलेशन। अच्छा जी, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू नॉन कंप्लायंस या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। ठीक है मतलब जो आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस है एंड दूसरा सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है। 240 में हमने देखा है आइडेंटिफाई क्या होता है, सस्पेक्टेड क्या होता है। मतलब एक तो नॉन कंप्लायंस तुमको पकड़ा गया है, दूसरा नॉन कंप्लायंस तुमको लग रहा है कि यार ये नॉन कंप्लायंस हुआ है। ठीक है, ये जो ऐसे है ना, ये अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई टू अदर एंगेजमेंट। जैसे अगर स्पेसिफिकली कोई एंगेजमेंट है जिसमें टेस्ट करने हैं एंड रिपोर्ट करने हैं सेपरेटली कंप्लायंस के बारे में तुमको कुछ टेस्टिंग या रिपोर्ट करना है तो उसके लिए नहीं एप्लीकेबल होता। ये जनरली एफएस के बारे में बात करता है। एफएस में जो तुम ऑडिट के दौरान तुमको जो लॉज एंड रेगुलेशंस आते हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, वो सब समझते हैं एक क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट विथ ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी फॉर compliance with laws and regulations. तो CFO of the company wants to implement such policy and procedures that can assist him in prevention and detection of non-compliance with laws and regulations. CFO of company उसको क्या करने, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स लगाने हैं कंपनी में जो क्या करे, प्रिवेंशन करे एंड डिटेक्शन करे किसका, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन का। तो हेल्प CFO बाय साइटिंग एग्जाम्पल ऑफ सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो CFO को बता दो कि क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये तुम्हारा CFO का या फिर मैं बोलूँ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लायंस के ऊपर ध्यान दे दे, और कंप्लायंस के ऊपर ध्यान देने के लिए उसको अगर कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत है तो लगाए। तो कौन सी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स लगाने हैं उसको नहीं पता तो तुम बताओ, तो तुमको पता होने चाहिए। तुमको क्यों नहीं पता भाई, तुमको पता हो जाएंगे। आ जाओ वापस नोट्स में, आ जाओ, इसको रखो साइड में 1 मिनट, आ जाओ, हम समझते कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम समझो, अगर तुम मैनेजमेंट में होते तो तुम्हारा काम क्या होता। तो लीगल एनवायरनमेंट मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए तुमको देखना, तुमको मॉनिटर करना, ये एक काम तुम्हारा हो जाता। सिंपल सी बात है ना, अगर तुम मैनेजमेंट में हो और तुमको लॉज एंड रेगुलेशन देखना है तो मॉनिटरिंग का काम तो तुम्हारा हो जाता। अच्छा जी, तो मैं बता रहा हूँ कि मॉनिटरिंग लीगल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, माहौल है, माहौल तुम्हारा। ठीक है, तो ये जो माहौल है लीगल वाला, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने वाला, बाकी के सारे अदर लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने वाला, ये जो माहौल है, ये जो एनवायरनमेंट है, इसका मॉनिटरिंग करना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। बात तो सही लग रही है। ठीक है, बात तो सही लग रही है, लेकिन ये कैसे होगा। तो ये ऐसे होगा कि तुमको जो है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है ना, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। तो तुमको देखना पड़ेगा, एक तो तुमको क्या देखना है, तुमको देखना है कि जो माहौल है ना वो कैसा है, लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो होते कि नहीं होते हैं, होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। और दूसरी बात तुमने देखनी है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुमने क्या करना चाहिए, तुमने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को देखना चाहिए कि जो तुम्हारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ना वो ऐसे बनाओ कि जो तुम्हारे लॉज एंड रेगुलेशंस का रिक्वायरमेंट है ना उसको मीट करे। सिंपल सी बात है। काम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा काम क्या है, मॉनिटरिंग करना लीगल एनवायरनमेंट का। और उसके बाद में तुमने ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो तुम्हारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको ही इतना अच्छे से करो कि तुम्हारे लॉज एंड रेगुलेशंस के रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। सिंपल सी बात है। जैसे GST रिटर्न वगैरह हो जाता है तुम्हारा, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 तारीख को क्या करना है, 10 तारीख को क्या करना है, 5 तारीख को क्या करना है, किसका काम कैसा होगा। ये सारे प्रोसीजर्स ही ऐसे होने चाहिए कि GST का पेमेंट कब होगा, ये कब होगा, रिटर्न कब फाइल होगा, कैसे करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ही ऐसे डिज़ाइन करो कि वो लॉज एंड रेगुलेशंस का रिक्वायरमेंट को मीट करे। ठीक है, ये बात आती है। अभी अभी मैनेजमेंट है भाई, उसको उतना ही काम है क्या कि उस सिर्फ और सिर्फ लॉज एंड रेगुलेशंस को देके, उसको पता तो है कि लॉज एंड रेगुलेशंस, मैनेजमेंट है भाई, CFO है, कहाँ से आए पता नहीं, मतलब
उसको पता भी है कि नहीं पता है कि लॉज एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसको थोड़ी पता है, उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि ये लॉ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे वो क्या करेगा, अभी उसको तो पता नहीं है ना पूरा कि लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं, तो किसको पता है? तो भाई लीगल एडवाइज़र, लीगल एडवर लीगल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र बेटे क्यों है? उनको तो पता है, वो तो सब लॉ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ के आए हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इनको अपॉइंट तो कर सकते हो ना भाई, अपॉइंट कर सकते हो ना लीगल एडवाइज़र को, लीगल एडवाइज़र को तुम अपॉइंट कर सकते हो ना। इतनी तो बात मैनेजमेंट कर सकता है ना। माना कि मैनेजमेंट तेरे को नहीं पता लॉज एंड रेगुलेशंस, तेरे को नहीं पता है, लेकिन जिसको पता है उसको तू अपॉइंट कर। उससे क्या होगा, ये क्या करेगा पता है क्या? ये तुमको एक रजिस्टर बना के देगा, रजिस्टर बना के देगा कि भाई तुमको कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक रजिस्टर बना के देगा, क्योंकि इसको सब पता है। तो ये क्या करेगा, कंपनी में आएगा, देखेगा अच्छा तो ये काम करता है, तो तेरे को जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, तेरे को इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, तेरे को पीएफ एप्लीकेबल हो जाता है, तेरे को पीटी एप्लीकेबल हो जाता है, तेरे को एनवायरनमेंट का कोई रूल एप्लीकेबल हो जाता है, तेरे को आईएसओ का कुछ एप्लीकेबल हो जाता है, वो दुनिया भर के सीएसआर के गाइडलाइन एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो वो क्या करेगा, एक रजिस्टर बना के देगा कि देख भाई कंपनी, ये जो है ना, ये तेरे को सारे के सारे इसको फॉलो करना है, इसको कंप्लाई करना है। अच्छा, तो तुम मॉनिटर नहीं कर सकते हो, लीगल एडवाइजर को अपॉइंट किया, उसने एक रजिस्टर बना के दिया लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए। सिंपल सी बात है। हमने बात करी थी कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ना, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो ऐसे होने चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट को मीट करे, तुम्हारे लॉज एंड रेगुलेशंस को। तो एक एक तो बात आती है कि तुम्हारे पास रजिस्टर आ गया अभी, कि तुमको कौन से कंप्लायंस करने हैं, रजिस्टर तो आ गया। अभी अभी बात समझो, ये रजिस्टर तो तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको कंप्लाई करेगा कौन, इसको कंप्लाई करेगा कौन? क्योंकि देखो मैनेजमेंट तो खुद बैठ के सारा कंप्लायंस नहीं करते बेटेगा, कौन करेगा? ऑब्वियस है एम्प्लॉयज़ करेंगे, ठीक है, ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयज़ करेंगे। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंट, कि ये जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे ना, उनके लिए तुम क्या करो पता है क्या? उनके लिए तुम क्या करो, उनके लिए बन जाना भाई, उनके लिए तुम क्या करो, कोड ऑफ कंडक्ट को डिजाइन करो। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जैसे समझ में आता है कंडक्ट, कंडक्ट क्या है, बिहेवियर है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या आता है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब तुमने कैसे बिहेव करना है, तुमने कैसे चीज़ें वर्कआउट करनी है, उसके लिए क्या किया है, एक गाइडेंस वगैरह बना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट को तुम डिज़ाइन करो, इम्प्लीमेंट करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, कौन फॉलो करोगे, कौन फॉलो करेगा, एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट आता है कि सीए जो है, अगर प्रोफेशनल सीए है तो उसने क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हम प्रोफेशनल इथिक्स में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, कोड ऑफ इथिक्स है। कोड ऑफ इथिक्स है, तुमने इथिकल ए लाइन को फॉलो करना है, तो उन्होंने हमारे लिए बना के दिया है कि कोड ऑफ इथिक्स, तो ये इथिकल चीज़ों को तुम फॉलो करो। वैसे ही एम्प्लॉय को तुम बना के दे दो कोड ऑफ कंडक्ट, तुमने ऐसे ऐसे चीज़ें वर्कआउट करनी है, तो कोड ऑफ कंडक्ट को डिज़ाइन करो, उसको क्या करो, एम्प्लॉय को दे दो, इम्प्लीमेंट करो, एंड तुम उसको फॉलो करने के लिए मजबूर करो। और उसके साथ में और एक चीज़ आती है, और एक चीज़ आती है क्या, तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन करो ऐसे अच्छी तरीके से। इंटरनल कंट्रोल को ही अच्छी तरीके से ऐसे डिज़ाइन करो कि चीज़ें आगे वर्कआउट ही ना हो। अगर मतलब मान लीजिए 10 तारीख को तुमको जीएसटी का कोई काम करना है, तो वहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि उसमें तुमको समझ में आए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम करना है, ठीक है। तो तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल को अच्छी तरीके से सेट करो कि कोई लॉज एंड रेगुलेशन, ये 10 तारीख का एग्जाम्पल नहीं समझा रहेगा तो छोड़ दो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल है, एक होता है लेबर लॉ, ठीक है, लेबर लेबर लॉ, ठीक है, दूसरे लॉज वगैरह होते हैं उसमें। ऐसा मान लो कि अगर तुम्हारा एज, अगर एम्प्लॉय का एज अगर 14 ईयर्स से कम है, 14 ईयर्स से कम है ना, तो उसको कंपनी ने अपॉइंट नहीं करना है।
ठीक है। तो तुम्हारा कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि जब तुम एम्प्लॉय को हायर करो तो तुमने समझना चाहिए कि कम से कम 14 साल से कम का लड़का नहीं होना चाहिए काम पे, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर एक्ट में क्या होता है, चाइल्ड लेबर एक्ट में वो कैपेबल नहीं है, उसको काम नहीं देना चाहिए तुमने। अगर तुम उसको काम देते हो तो कंपनी के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पे पेनल्टी, हेवी पेनल्टी वगैरह कंपनी के ऊपर लग सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट में तुमको समझ में आएगा कि ये 14 ईयर्स के बंदे को तुमने काम नहीं देना चाहिए। तो कंट्रोल ऐसा लगाओ, कंट्रोल ही ऐसा लगाओ कि जब तुम हायर करो किसी नए एम्प्लॉय को तो सबसे पहले इंश्योर करो कि तुम्हारा वो 18 ईयर प्लस का वाला बंदा है, 21 साल से ऊपर का है, जो भी तुम्हारे पॉलिसी के हिसाब से बैठ जाता है। तो कंट्रोल ही अच्छे डिज़ाइन करो। तो दो चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को तुम कैसे अच्छे से कर सकते हो, एक तो कोड ऑफ कंडक्ट दे दो एम्प्लॉय को, एंड दूसरा तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करो। तो एम्प्लॉय को अभी ये समझता नहीं है, इंटरनल कंट्रोल नहीं समझते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं समझते हैं, तो एम्प्लॉय को क्या करो तुम, सिंपल सी बात है, इनको क्या करो, एजुकेट करो, एजुकेट करो एंड ट्रेन करो, ट्रेनिंग दे दो। इनको तो थोड़ी पता है जीएसटी कैसा है, इनको को थोड़ी पता है कि पीएफ में डेटा कौन सा लगता है तुमको कंप्लाई करने के लिए। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को नहीं पता है, रिटर्न कैसे भरना है, कैसे करना है। तो तुम क्या करो, उनको है ना एजुकेट करो एंड ट्रेनिंग दे दो, एजुकेट करो एंड ट्रेनिंग दे दो उनको। और उसके बाद में अगर ये कंप्लाई नहीं करते, ये अगर कंप्लाई नहीं करते, अगर एम्प्लॉय नालायक निकल जाते हैं और कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट तुम क्या करो, उनके अगेंस्ट क्या करो, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो। ठीक है। तुम, हमने सबसे पहले बात करी थी, दो दो चीज़ें मोटा मोटी लेवल पे तुम समझो। तुम कौन हो, तुम मैनेजमेंट हो। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, मॉनिटर करना है लीगल एनवायरनमेंट को। लीगल एनवायरनमेंट को तुमने मॉनिटर किया है तो ठीक है। तो लीगल एनवायरनमेंट मॉनिटर करने के लिए तुमने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ना, ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ना, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही ऐसे अच्छे सेट करो कि सारा काम अपने आप हो जाए। तो ये जो मॉनिटर करना था ना लीगल एनवायरनमेंट, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो ना। तुम क्या करो, लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट करो। ठीक है। तुम क्या करो, लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट करो। तो तुमने लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट किया, तो उसने क्या किया, उसने एक रजिस्टर बना के दिया कि भाई देख, तेरे को ये सारे कंप्लाई करने हैं, ये सारे क्या करने हैं तुमको, लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है। ऐसा एक रजिस्टर बना के दे दिया, कैसे कंप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है। वो रजिस्टर का तुम क्या करोगे, आचार डालोगे नहीं ना, एम्प्लॉय को दोगे। तो एम्प्लॉय को दोगे, लेकिन उससे पहले तुम कुछ चीज़ करो, क्या करो, एम्प्लॉय को देने से पहले तुम क्या करो, एक कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करो कि चीज़ें ऐसे ऐसे वर्कआउट होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़, इंटरनल कंट्रोल अच्छे बिठाओ। तो दो चीज़ें करने, कोड ऑफ कंडक्ट करो एंड इंटरनल कंट्रोल अच्छे से बिठाओ। फिर वो एम्प्लॉय के पास जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय को समझता नहीं है, एम्प्लॉय इतने तुम्हारे होशियार नहीं है, तो उनको क्या करो, एजुकेट एंड ट्रेन कराओ, एजुकेट कराओ एंड ट्रेन कराओ। और अगर वो कंप्लाई नहीं करते हो तो भाई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, कंप्लाई नहीं करते हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। इतनी सी बात आती है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का, यही तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अब देखिए क्या नोट से, अब देखिए क्या नोट से, टू इंश्योर दैट एंटिटीज ऑपरेशन आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ provisions of laws and regulations. अच्छा, types of policy and procedures an entity may implement to assist prevention and detection of non-compliance with laws and regulations. तो उसके लिए क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या उसके टाइप है। देखो हमने दो चीज़ें बात करी थी, एक तो मॉनिटर करना है तुमने लीगल एनवायरनमेंट को, दूसरी बात हमने बोली थी कि तुमने क्या करना है, इंश्योर करना है कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ना वो ऐसे है कि वो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो दो चीज़ें हमने देखी, मॉनिटरिंग लीगल एनवायरनमेंट एंड दूसरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। उसमें तुम क्या बात करोगे, उसमें तुम पहले मॉनिटरिंग में आते हैं, तो तुमको नहीं जमता है तो तुम क्या करो, एंगेज करो लीगल एडवाइज़र को टू असिस्ट मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारा, उसको असिस्ट करने के लिए क्या करो, तुम लीगल एडवाइज़र को एंगेज करो। अच्छा जी, मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस विथ विच टू एंटिटी हैज़ टू कंप्लाई विद इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स। तो लीगल एडवाइज़र क्या होगा, करेगा, रजिस्टर बना के देगा। ऐसा तो हमने समझने के लिए किया था, लेकिन तुम क्या करो, तुम ऐसा रजिस्टर मेंटेन करो कि जहाँ पे तुमको सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है।
फिर हमने बात करी थी कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कैसे अच्छे करें तुम, ताकि तुम्हारा जो है रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। हमने बात करी थी सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुम अच्छा बिठाओ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुम अच्छा बिठाओ। एंड दूसरी बात हमने करी थी कि कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करो, पब्लिश करो एंड फॉलो करने के लिए बोल दो। तो एक तो सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट एंड दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंस्टीट्यूट करो एंड उसको ऑपरेटिंग देखो अच्छे से है क्या, तो लगा दो एंड उसका ऑपरेटिंग चेक करो एंड कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करो, उसके बाद पब्लिश करो एंड उसके बाद फॉलो करने के लिए बोल दो। कौन करेगा ये सब चीज़ें? एम्प्लॉय करेंगे। ensuring employees are properly trained and understand the code of conduct। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको उसका ट्रेनिंग दे दो और समझो कि उसको समझ में आता है क्या कुछ। और फिर तुम क्या करो, मॉनिटर करो कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लाई हो रहा है क्या, इसको तुम मॉनिटर करो। अगर एक्टिंग अप्रोप्रिएटली टू डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ हु फेल टू कंप्लाई विथ इट, मतलब अगर कोई फेल होता है, वो कोई कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो, उसके ऊपर थोड़ा प्रॉपर एक्शन ले लो, डिसिप्लिन बने एम्प्लॉयज़ के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ये बात आती है, ये पॉइंट हमने देखे थे। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा है, लार्जर और ऑर्गेनाइजेशन में वो ये जो सारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑडिट कमेटी या फिर कंप्लायंस फंक्शन के ऊपर आती है। इतनी कुछ फालतू सी बात है, इतना कुछ उसका ध्यान नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? बात क्या करी, मॉनिटर करना है तुमने। ठीक है, यहाँ से समझो, मॉनिटर करना है तुमने, मॉनिटर करना है। एंड दूसरा ऑपरेटिंग प्रोसेस देखना है। मॉनिटर तुम नहीं करोगे, लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करोगे, वो क्या करेगा, रजिस्टर बना के देगा सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस का। फिर वो किसको देना है, एम्प्लॉय को देना है, लेकिन ऐसे ही मत दे दो। सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट को डिज़ाइन करो, डेवलप करो, पब्लिश करो एंड फॉलो करने के लिए बोल दो। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश करो। फिर देखो कि तुम्हारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको एम्प्लॉय फॉलो करते क्या, उसको समझता भी है क्या, अंडरस्टैंड करते हैं क्या। तो अंडरस्टैंड कराओ उनको एंड ट्रेन कराओ, एजुकेट कराओ, ट्रेन कराओ। एंड उसके बाद में अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई नहीं करते हैं, तो तुम क्या करो, उसके ऊपर एक्शन ले लो। तो उसके ऊपर ध्यान रखो, मॉनिटर करो कि वो करते कि नहीं करते। ये इतनी सी सिंपल सी बात आती है। फिर अभी आता है ऑडिटर का कंसिडरेशन क्या है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर का एक तो काम बनता है मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। तो ये जो एंटेना वाली बात हम करते हैं, ट्याव 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 करेगा, एंटेना वाली जो बात है, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। तो थ्रू आउट द ऑडिट तुमने क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। क्वेश्चनिंग माइंड तुम्हारा होना चाहिए, अलर्ट तुम रहने चाहिए। Remain alert to the possibility that other audit procedures applied may bring instances of identified or suspected non-compliance। मतलब क्या, तुम कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो, वहाँ से तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होता है या फिर सस्पेक्ट होता है। कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स करते समय ही तुमको नॉन कंप्लायंस सस्पेक्ट हो, आइडेंटिफाई हो। इसके लिए तुम क्या करो, हमेशा चौकन्ना रहो कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें हो सकता है कि तुमको कहीं ना कहीं से ये समझ में आए कि कंपनी में नॉन कंप्लायंस हो रहा है। ठीक है, ऑब्टेन साई अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट। अभी तक तो हमने देखा ही नहीं डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है। ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन एफएस एंड to undertake specific audit procedures to identify non-compliance relating to other laws and regulations that do not have direct effect but their compliance may be fundamental to operating aspect of business। कहाँ बात हो रही है भाई साहब, आ जाइए ना, अभी समझते, आ जाइए अभी समझते, आओ बिटवा आओ, समझते हैं। ठीक है, दो चीज़ें बात करता है ये बात करता है कि एक तो तुम्हारे पास लॉज एंड रेगुलेशन है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है किसके ऊपर, एफएस के ऊपर। ओ भाई साहब, अच्छा, वो बोलता है कि तुम्हारे पास अदर लॉज एंड रेगुलेशन है, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं बोलता, बोलता है कि डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट। अच्छा जी, डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट एफएस के ऊपर। लेकिन उसके साथ बोलता है कि लेकिन इसका जो नॉन कंप्लायंस है ना, नॉन कंप्लायंस, उसका अगर नॉन कंप्लायंस होता है ना, तो क्या होगा, तो वो एफएस के ऊपर आ सकता है। मधबल समझो इतना सा है,
डायरेक्ट इफेक्ट के लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से होते हैं? जो एफएस में तुम्हारा स्टेटमेंट में दिख के आ जाएंगे। जैसे जैसे मानो तुम्हारा क्या है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ, पीटी, पीएफ, पीटी और दुनिया भर के लॉज एंड रेगुलेशंस। समझने की बात इतनी है, ये लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से है? जो तुम्हारे बैलेंस शीट में आ जाते हैं बाबू मियाँ, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। तो जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, तुमको दिख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आ गए, तुमको बैलेंस शीट में जाके दिख के आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये लॉज एंड रेगुलेशंस आ रहा है, जीएसटी यहाँ पे दिख रहा है तुमको, इनकम टैक्स यहाँ पे दिख रहा है, एडवांस टैक्स दिख रहा है, टीडीएस दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, पीएफ दिख रहा है, पीटी दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है तुमको। ये जो तुमको सीधी सीधी दिख के आ जाते हैं ना बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यही तो है डायरेक्ट इफेक्ट। तो डायरेक्टली तुमको सीधे सीधे एफएस में दिख के आ जाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे लॉज एंड रेगुलेशंस नॉर्मल वाले हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है। अच्छा जी, तो ये अदर वाले कौन से? ये अदर वाले कौन से? तो हमने बात करी थी एक बार कि चाइल्ड लेबर एक्ट होता है, जिसमें तुमने 14 ईयर्स से कम वाला जो बंदा है, बच्चा है, उसको तुमने अपॉइंट नहीं करना है। फिर और जैसे एग्जांपल हो सकता है कि एनवायरमेंटल एक्ट है, एनवायरनमेंट का एक्ट है कुछ तो, जिसमें वो बोलता है कि तुमने इतने इतने ट्री प्लांटेशन वगैरह करना है। या फिर वो बोलेगा क्या, तुम्हारे जो इंडस्ट्री का जो खराब वाला वेस्टेज वाला पानी है ना, वेस्टेज वाला जो वाटर है ना, उसको नदी में नहीं छोड़ना है। या फिर तुम्हारा जो कार्बन इमिशन होता है, क्या होता है अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, बाद में अगर देख लेना। कार्बन इमिशन वगैरह जो होता है, मतलब ठीक है वो छोड़ दो। तो कार्बन इमिशन वगैरह है वो उतना नहीं होना चाहिए जितना तुम्हारा इसके ऊपर जो भी है, वो कार्बन इमिशन उतना ही होना चाहिए। ये कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल एक्ट। बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो तुमको ऐसे तो पता नहीं, कि तुमको ऐसे तो पता नहीं, तुम्हारा कुछ फूड एंड ब्यूरेजेस का कुछ एक्ट रहेगा, तो वहाँ पे फूड में तुमने क्या क्या करना है वो वहाँ पे कुछ रहेगा। तो ऐसे बाकी फलाना ढिमका कितने सारे लॉज एंड रेगुलेशन है। तुम्हारा मोटर व्हीकल का एक्ट है तुम जा रहे हो वहाँ पे माल लेके चालान कट गए तुम्हारा। ऐसे क्या क्या चीज़ें आती है, दुनिया भर के एक्ट है ना। तो ये तो तुम्हारे सीधे P&L में तब तक नहीं दिखते जब तक वो नॉन कंप्लायंस नहीं होते। तो नॉन कंप्लायंस जब होगा ना उसका, तब वो एफएस में आएंगे एज अ पेनल्टी फाइन करके तुमको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो है ना, दो। एक तो लॉज एंड रेगुलेशंस जिसका एफएस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है, दूसरा है तुम्हारे अदर लॉज एंड रेगुलेशंस जो तुम्हारा डायरेक्ट वैसे तो इफेक्ट नहीं है, लेकिन नॉन कंप्लायंस तुम्हारे एफएस को हिट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारे दो बच्चे हैं, ठीक है, तुम्हारे नहीं, ये इनके दो बच्चे हैं। तो इसमें से ए बच्चा है ना, इसको तो जायदाद मिलनी चाहिए, इसका तो जायदाद के ऊपर अधिकार है, ऐसा इसको लग रहा है। उसको लग रहा है कि इसका अधिकार नहीं है जायदाद के ऊपर। ठीक है, तो ये जो चीज़ आती है, तो एक का जायदाद के ऊपर अधिकार है, एक का जायदाद के ऊपर अधिकार नहीं है, ऐसा लग रहा है उसको। तो एक तो है जो जायदाद के ऊपर सीधे सीधे आ जाएगा ना, सीधे सीधे आके बैठ जाएगा जायदाद के ऊपर। एक को बेदखल किया जा सकता है, लेकिन देखो अगर उसको बेदखल किया जाता है, उसके नाम में फादर का नाम में तो इसका नाम है, तो जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। नॉन कंप्लायंस होता है तो क्या आ जाएगा, ये फेस में घूम के आ जाएगा वापस। ये इतनी सी बात आती है कि एक जो है ना, एक तुम्हारे दो, ये ऐसे 250 के दो बच्चे हैं, एक है लॉज एंड रेगुलेशंस, दूसरा है तुम्हारा अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। तो एक तो डायरेक्ट इफेक्ट डायरेक्ट जायदाद के ऊपर आके बैठ जाएगा, उसके लिए तो तुमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, साई ऑप्टेन करो। ये साई क्या है, सबूत ऑप्टेन करो। सबूत तो तुम्हारे पास है, अंगूठा मुंह में लेकर सोता है, तो ये क्या है, साई है। ऑप्टेन साई करो जो तुम्हारा डायरेक्ट लॉज एंड रेगुलेशन है। अभी ऐसे के एंगल से सोचते हैं, जैसे कि तुम्हारा इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सारे है ना, इसके कैलकुलेशन तुम चेक करो, ये सही से आया है कि चेक करो, इनके चलन चेक करो, पेमेंट चेक करो, एक चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है इसको चेक करो। ये क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट इफेक्ट है। तो तुमको हर एक अमाउंट के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा आता है, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे किया था, इतना पेनल्टी, इतना फाइन, इतना जीएसटी आता है, इतना इतना जीएसटी उन्होंने पार किया है, इतना इतना क्रेडिट है। तो हर चीज़ के ऊपर तुमने क्या करना है, सबूत ऑब्टेन करना है, सही ऑब्टेन करना है जो तुम्हारा डायरेक्ट में आता है।
इसके लिए क्या बोला उन्होंने, अदर लॉज एंड रेगुलेशन है ना, उसके लिए उन्होंने क्या क्या बोला है, तो इसको हम यहाँ से नोट से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स करने के लिए बोला है इन्होंने, लेकिन उसको तुमको अभी अच्छे से नहीं समझेगा, समझते क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, हमने क्या बोला, ऑडिटर ने अलर्ट रहना है, हर बार चौकन्ना रहना है। चौकन्ना रहा तभी तो समझ गया कौन सा बच्चा क्या करता है, कौन सा बच्चा क्या करता है। ठीक है, तो ये बात आती है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रहना है कि तुम्हारे अदर ऑडिट के प्रोसीजर से ना तुमको बता दे कि अच्छा ये नॉन कंप्लायंस हो सकता है। समझ में आया क्या? तुम ऐसे ही जाके देख रहे होते बच्चे सो गए क्या, अच्छा सो गए, तो वैसे ही तुम जाके देख रहे होते, लेकिन फिर क्या, प्रोफेशनल माइंड, स्केप्टिसिज्म, ये बात करते करते तुमको समझ में आ जाता है कि अदर ऑडिट के प्रोसेस करते तुमको समझ में आता है अच्छा यहाँ पे सस्पेक्टेड है या फिर आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस है। एंड ऑब्टेन साई, साई क्या है, सबूत ऑब्टेन करो, सबूत ऑब्टेन करो कि तुम्हारा लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर, जो लॉज एंड रेगुलेशंस डायरेक्ट इफेक्ट देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसके ऊपर सबूत ऑब्टेन करो। एंड जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन है दूसरे वाले, उसके लिए तुम स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म करो ना। जैसे कि हमने बात करी थी, ये जो दूसरा 1 नंबर वाला बच्चा है ना, ठीक है, 1 नंबर वाला बच्चा है ना, तो 2 नंबर वाला है ना, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं करे थे, उसके लिए तो सबूत ऑब्टेन हो गया था उसको। लेकिन जो 2 नंबर वाला है ना, उसके लिए ही उसने क्या किया था, इंक्वायरी की थी, ये जो इसके कम्युनिकेशन चेक करे थे। तो यहाँ पे दो बात आती है, ये जो एग्जाम्पल इतना गंदा दिया है ना, लेकिन ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले बात करी थी ना, ये क्या है, इसने क्या किया था, इंक्वायरी की थी अपने प्रेयसी से, प्रिय हमारा वत्स ऐसा क्यों है, इंक्वायरी की सबसे पहले। तो एक तो इंक्वायरी की, एंड दूसरी बात इसने क्या करी थी, दूसरी बात इसने करस्पॉन्डेंस चेक किए थे। अब समझ में आएगा, नहीं आया, ठीक है आ जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डेंस, उसके कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चेक किए थे, समझे, एंटिटी और उसके रेगुलेटर के बीच में। अभी नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, आ जाओ, वापस आ जाते। अभी समझो कि तुम्हारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बाय एंटिटी। इतना सिंपल सा सवाल पूछा है कि तुम्हारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तुमने क्या करना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना है। जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना है कि एंटिटी के लिए लॉज एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा रेगुलेटरी, कौन सा लीगल फ्रेमवर्क उसको एप्लीकेबल है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाओ, फूड एंड बेवरेजेस वाला है, एरोप्लेन में कुछ अलग से हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट में अगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए अलग से हो सकता है, हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो वहाँ पे तुम जाके देखो कि तुम्हारा जो एंटिटी है, जो इंडस्ट्री में, जो सेक्टर में है, जो तुम्हारे एंटिटी के ऑपरेशन है, उसके लिए लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद में समझो कि एंटिटी उसको कैसे कंप्लाई करता है। तुमने समझना है कि कौन सा है और एंटिटी कैसे कंप्लाई करता है। जैसे हमने बात करी थी, मैनेजमेंट ने जो ऊपर किया है ना पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, उससे वो इंश्योर हो जाएगा कि एंटिटी कैसे उसको कंप्लाई करता है। ठीक है, ये दो बातें आती है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि भाई है क्या ये लॉज एंड रेगुलेशंस, कौन से है और एंटिटी कैसे करता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आओ ना भाई तुम, उसके बाद में आओ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। कौन से, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स जो लॉज एंड रेगुलेशंस डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं किसको, एफएस को। एफएस में जो सीधे सीधे देख के आ जाते हैं, उसके लिए ऐसे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो कि तुमको सही मिल जाए। जैसे हमने बात करी थी, जीएसटी कैलकुलेशन चेक करो, चलन चेक करो, पेमेंट चेक करो, सब रिसिप्ट वगैरह चेक करो। ये सारी चीज़ें क्या है, तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर्स है जो तुम डायरेक्ट सबूत ऑब्टेन करने के लिए, सही ऑब्टेन करने के लिए तुम करते हो, जिनका डायरेक्ट एफएस में देख के आ जाता है। एम्प्लॉय का जो पीएफ पीटी का कैलकुलेशन है वो सही है क्या, ये सारी चीज़ें करते हो। लेकिन ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करने हैं, टू हेल्प आइडेंटिफाई, देखो ये एरो नीचे है यहाँ, ऐसा ऐसा नीचे नीचे एरो है, मतलब इसके लिए तुमने ये चेक करना है एंड इसके लिए तुमने ये चेक करना है। ठीक है, टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशन। तो अदर लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए तुमने क्या करना है, टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो जहाँ पे तुमको देखना है कि ये अदर लॉज एंड रेगुलेशंस जो है ना, इसको कंप्लाई नहीं हुआ है, इसका नॉन कंप्लायंस है, ऐसा अगर इंस्टेंस तुमको समझ में आ जाए, इसके लिए तुमने कुछ कुछ प्रोसेस परफॉर्म करने। मतलब क्या, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड DCWG। ठीक है, तुम्हारी प्रिय हमारा वर्ड्स जो है एक क्या था, इंक्वायरी थी, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एंड DCWG एज टू वेदर द एंटिटी इज इन कंप्लायंस विद सच लॉज एंड रेगुलेशन। तो जाके मैनेजमेंट से पूछो क्या भाई ये हमारे कंप्लायंस में है क्या। ठीक है, जिसको ऐसे दिमाग में वो एग्जाम्पल चालू है ना भाई, मज़ा अलग ही मज़ा आता रहेगा। ठीक है, इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस,
व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन चेक किए थे शादी से पहले के, ठीक है। इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस विथ रिलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो एंटिटी के एंड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके बीच में जो करस्पॉन्डेंस हुए ना, जो बातचीत हुई है, जो कम्युनिकेशन हुए, लेटर वाले जो सारी चीज़ें आती है, ये दो चीज़ें तुमने क्या करनी है, ऑडिट प्रोसेस लगाना है किसके लिए, अदर लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर। अभी तक बात समझी। टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस एंड इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG एज टू वेदर द एंटिटी इज इन कंप्लायंस विथ सच लॉज एंड रेगुलेशंस एंड इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस विथ रिलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी तक दो चीज़ें समझ के तुमको। सबसे पहले तुम जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगे। एज ए ऑडिटर तुम क्या करोगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग होगे कि अच्छा ये फूड एंड बेवरेजेस में आता है तो इसको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो इंडस्ट्री में आता है, जो बिजनेस में आता है, जो सेक्टर में आता है, उसके लिए कौन सा लीगल एनवायरनमेंट है, लीगल फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है। एंड दूसरी बात, एंटिटी उसको कैसे कंप्लाई कर रहा है, ये बात तुमने समझी। दूसरी बात, अभी तुमको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, तो जो तुमको सीधे सीधे दिख के आ जाता है उसके लिए तो टेंशन ही नहीं है। ऑप्टेन करो साई, जहाँ पे एफएस में डायरेक्ट इफेक्ट जाता है। बात तो इंपॉर्टेंट आती है जहाँ पे अदर लॉज एंड रेगुलेशंस आते हैं, जिसका ऐसे तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं जाता है, लेकिन नॉन कंप्लायंस हिट हो सकता है भाई, बड़े बड़े प्रोविजन में, पेनल्टी में, फाइन में हो सकता है। तो हेल्प ऐसे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस के जो अदर वाले लॉज एंड रेगुलेशन है ना, उसको नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक तो पूछताछ करो। पूछताछ करके तुमको समझ में आएगा, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एंड TCWG एज टू वेदर द एंटिटी इज इन कंप्लायंस विद सच लॉज एंड रेगुलेशन। एंड दूसरी बात आती है, इंस्पेक्ट करो करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन को जाके चेक करो किसके, एंटिटी के एंड उसके रिलेवेंट लाइसेंसिंग या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों। वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है ना तो तुमको समझ जाएगा कि अच्छा इसने ये भेजा था, इसने भेजा था कि ये कंप्लाई करो, इसने भेजा था कि ये चेक करो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी ऑडिटर ने क्या करना है, रिमेन अलर्ट। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अदर ऑडिट प्रोसीजर जो तुम अप्लाई करते हो उससे तुमको इंस्टेंसेस ऐसा समझ में आए कि नॉन कंप्लायंस हुआ है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हुआ है, जो ऑडिटर के अटेंशन में आता है। जैसे कि क्या, जैसे कि अब इसको कहानी समझो या रियल लाइफ का एविडेंस, रियल लाइफ का इवेंट समझो, ठीक है। एक बार क्या हुआ था पता है क्या, मैं ऑडिट करने गया था और वहाँ पे ना 2 लाख रुपीज़ का है ना, उन्होंने एंटिटी ने कैश दिया था, ठीक है। कैश किसको दिया था, कैश जो मुझे रिसिप्ट दी गई थी ना उसमें था कि हॉस्पिटल को दिया है। ये बात आती है कि हॉस्पिटल को दिया है कैश। अच्छा, तो मैंने देखा क्या क्या हुआ था, तो कुछ तो 196 का अमाउंट था, 196 और 500 ऐसा कुछ तो अमाउंट था, अप्रोक्स 2 लाख का अमाउंट था। तो उसने उन्होंने क्या किया था, तो कैश तो डिसअलाउ हो जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एंट्री को डिवाइड करके 10-10 हज़ार में एंट्री को ऐसे डिवाइड किया था। तो हॉस्पिटल के लिए पैसा दिया, तो मुझे समझा नहीं हॉस्पिटल को ऐसे पैसे दिए हैं। तो मुझे ऐसे समझ में आया कि कैश में गया था, कैश देख रहा था, देखा रोज 10-10 हज़ार रुपये का पेमेंट किसको किया है, हॉस्पिटल को दिया। उन्होंने वाउचर दिया कि देखो हॉस्पिटल को दिया है। मैंने बोला अच्छा, हॉस्पिटल को क्यों दिया है, तो बोले कि हमारा जो एक एम्प्लॉय है ना, एक एम्प्लॉय है एक, वो क्या हुआ था, वो हो गया भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया उसका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया था, और वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। वो इतना ख़राब कंडीशन में था, वो कंपनी से जा रहा था रात को 9-10 बजे, तो कंपनी से जा रहा था 9-10 बजे, उसका एकदम हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया और उसका हालत बहुत ख़राब था। तो हमने क्या किया, उसको हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हमने क्या किया, कैश में दे दिया उसको। ऐसा उन्होंने हम मुझे बता दिया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था, और उसका जो परिस्थिति है ना बेचारे का, वो बहुत ख़राब परिस्थिति है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा पैसा, और कंपनी से जा रहा था, तो इसलिए हमने उसको दे दिया। तो मैं बोला सही है यार, एम्प्लॉय है दिया था, अभी वो बिजनेस है नहीं है, वो सब बातें बाद में आती है, लेकिन बात तो सही है यार, गरीब बेचारा मर रहा था तो उसको कंपनी ने बचा लिया। तो मोटा मोटी थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, ठीक है यार अभी देखते हैं इसको कैसे करना है, तो मैंने तो टेम्परेरी उसको पार्क कर दिया। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर सच में एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन गया और मैंने बोला सुनो ना, एक काम करो ना, मुझे ना अटेंडेंस जो है ना, अटेंडेंस वाला शीट देखना है एम्प्लॉय का, ठीक है। तो जहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ था ना, मतलब जिस मंथ में जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ का जो अटेंडेंस है ना मंथली, वो देखना है।
तो अटेंडेंस देखा मैंने, अटेंडेंस में भी ऐसा दिख गया मुझे कि बहुत सारे दिन तक वो एम्प्लॉय आया नहीं, अब्सेंट था। तो मुझे लगा कि अच्छा सही में हुआ है यार, फिर तो क्या अभी एक आध महीना अगर नहीं आता है तो अब्सेंट रहेगा। अच्छा, तो छोड़ दिया बात मैंने। लेकिन बाद में ना मैं ऐसे स्टॉक में कुछ तो देख रहा था, तो ऐसे घूम के फैक्ट्री में स्टॉक में कुछ तो देख रहा था, तो स्टॉक वगैरह हमने वेरीफाई कर लिया। जो टूल वगैरह रहते छोटे, उसके लिए हम फैक्ट्री में गए थे कि क्या है कैसे दिखाओ। तो वहाँ पे एक बंदा ऐसे मिल गया जिसके साथ ऐसे ही बात करके, देखो इंक्वायरी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला अच्छा एक इसका जो नाम है ना, एक एक बंदा था, वो अभी है क्या यहाँ पे? बोला है ना, देखो वहाँ पे इतना हट्टा कट्टा है। अच्छा, मैं बोला ये अच्छा हो गया क्या इसका? तो इसका तो एक्सीडेंट वगैरह हो गया था सुना मैंने शायद लास्ट इसमें। बोला नहीं तो। बोला अरे यही है ना? हाँ वही है। इसका एक्सीडेंट? अरे नहीं, हट्टा कट्टा है भाई एकदम, क्या क्या हो गया उसको? तो भाई मैं फिर कंफ्यूज हो गया, तो वापस आ गया। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर उस दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन मैं जब गया तो मैं बोला ये जो हमने पार्क किया था ना, ये जो कैश में तुमने जो भी चीज़ की है, उसके लिए क्या सीईओ से पूछा था क्या? सीएफओ से पूछा था क्या? क्या इसके लिए ऑथराइजेशन है क्या? ऑथराइजेशन है क्या, बताओ मुझे। ठीक है वो किया है, बट वो ऑथराइजेशन है तो मुझे बताओ ना, दिखाओ, मैटर क्लोज करते हैं, उसको पार क्यों करना है? तो फिर उन्होंने बोला हाँ ऑथराइजेशन है, हम दिखाते। तभी तो बोला ऑथराइजेशन है, लेकिन बाद में मेरे पास आया गपचिप चुपचाप बोला कि देखो ये क्या था पता है क्या? ये हमने जीएसटी का एक नॉन कंप्लायंस था, तो उसका जो ऑफिसर था, उसको ऑफिसर को अंडर टेबल पैसे दिए हैं, अंडर टेबल पैसे दिए हैं ताकि वो हमारा एक नोटिस क्लोज करे, ये बात है। तो भाई समझ में आया क्या? इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? एक चीज़ समझाने के लिए कि तुमको रिमेन अलर्ट रहना है कि हर जो अदर जो तुम प्रोसेस करते हो ना, वहाँ पे तुमको कुछ ऐसा समझ में आ जाए। देखो अभी चीज़ दूसरी ही थी, हम कैश को वेरीफाई कर रहे थे, कैश को वेरीफाई कर रहे थे, कुछ और चेक कर रहे थे। एक बिल था उसको पार्क किया था, और उन्होंने क्या दिया देखो, बिल भी उन्होंने बनाया, हॉस्पिटल का नाम वगैरह था। मैं वो हॉस्पिटल का नाम भी देखा था, वो पास में ही था। ठीक है, हॉस्पिटल का नाम था। फिर अटेंडेंस भी उन्होंने एकदम अच्छे से बना के दे दिया कि अच्छा ये 30 दिन नहीं आया था। भाई क्या कमाल, मतलब मज़ा आ गया मेरे को तो। ठीक है, लेकिन एंड में जाके समझ में आ जाता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए तुमने क्या करना है, रिमेन अलर्ट। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, दिखने में तो एक पॉइंट है। देखो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट तुमने मेंटेन करके चलना है। तुमने भी बोला हाँ हाँ करके चलना है, लेकिन अभी एग्जांपल से समझा क्या 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 हो सकता है? बहुत कुछ कुछ हो सकता है। तो ये बातें ध्यान में रखो कि तुमने अलर्ट रहना है हर चीज़ को लेकर। ठीक है। तुमको कैसे समझेगा ऑडिट, तुमको कैसे समझेगा नॉन कंप्लायंस हुआ कि नहीं? ये कौन से इंस्टेंसेस आएंगे हम आगे जाके देखेंगे कि तुमको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है, कि तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे चांसेस है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो एक तो बात हमने देखा, रिमेन अलर्ट रहना है। एंड उसके बाद में रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, डब्ल्यू आर ऑप्टेन करो। अच्छा मैंने तुमको बताया नहीं क्या? मैंने तुमको बताया नहीं क्या? तो ये जो इसने जब इंक्वायरी की है ना, जब इसने इंक्वायरी की है ना, तो इसने क्या बोला पता है क्या? इसने बोला खा बच्चे की कसम, खा बच्चे की कसम कि ये हमारा ही बच्चा है, खा बच्चे की कसम ये हमारा ही बच्चा है। तो उसने कसम खा ली, हाँ भाई ये हमारा ही बच्चा है। तो यहाँ पे जो बात आती है वैसे ही है ना, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को बोलो कि तू भी खा कसम। ऐसे कसम खाने को मत बोलो, उसको बोलो कि तू लिख के दे दे भाई, तू लिख के दे दे कि क्या तेरे को कुछ इंस्टेंसेस पता है क्या कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हुज इफेक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग एफएस हैव बीन डिस्क्लोज टू ऑडिटर। मतलब क्या, जो भी तू तेरे को पता है ना कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, वो ऑडिटर को तूने बता दिया है, इतनी सी बात आती है। जैसे 240 में हमने बात करी थी, क्या सबसे पहले एक्नॉलेज कर कि डीमोफाई से याद आता है नहीं आता है। ठीक है, मैनेजमेंट के जब लिख के देगा डब्ल्यू आर, उसमें क्या क्या बताएगा, एक्नॉलेज करेगा डीमा पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। उसके बाद डिस्क्लोज ऑडिटर को 3 चीज़ें डिस्क्लोज करी थी। ठीक है, याद आता है? एक तो याद आता है क्या कि उसको जो भी एक तो पहला क्या था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसके रिजल्ट उसको डिस्क्लोज करने हैं, उसको छोड़ दो। दूसरा था कि जो मैनेजमेंट को जितने भी फ्रॉड के जो इंस्टेंसेस पता है या आइडेंटिफाई हुए हैं ना, वो सारे ऑडिटर को बता दिए हैं। और अगर मैनेजमेंट को किसी और ने, थर्ड पार्टी ने बताया है, कंसल्टेंट ने, एनालिस्ट ने, एम्प्लॉय ने बताया है, जो भी फ्रॉड का जो चीज़ बताया है वो भी ऑडिटर को डिस्क्लोज किया है।
वैसे ही यहाँ पे भी सेम बात आती है, अगर नॉन कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को पता है ना, तो क्या करो, उसको ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। फिर वो आइडेंटिफाइड हो, सस्पेक्टेड हो, इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है ना, तो उसको क्या करना है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी में लिख के देना है कि भाई हमको ये पता था, ये हमने तुझे बता दिया, ठीक है। एंड दस ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेटली ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस कि एफ जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये तो हम कब से पढ़ रहे, 200 से पढ़ रहे, टेकिंग इनटू अकाउंट एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भाई भाई साहब इतना टाइम नहीं बनता है इस ऐसे को, लेकिन ऐसा समझाएंगे, ऐसा समझेंगे, बाद में जब रिवाइज करेंगे ना भाई, ऐसा होना चाहिए ऐसा। तो हमने बात क्या करी, ऑडिटर ने क्या करना है, सबसे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो कि वो जो एंटिटी है उसका जो सेक्टर है, जो भी उसका क्या है इंडस्ट्री है, उसमें उसके ऊपर कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एंड एंटिटी उसको कैसे कंप्लाई करता है। अच्छा, हमने समझ लिया। फिर हमको क्या करना था, लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट था, उसके लिए तो ऑप्टेन सही कर लिया हमने, लेकिन जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन है उसके लिए तुमने ऐसे प्रोसेस परफॉर्म करने जो तुमको हेल्प करे आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अच्छा, कौन से थे, एक तो तुमने पूछताछ की, इंक्वायरी की थी मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के पास, और दूसरे हमने करस्पॉन्डेंस चेक किए थे, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। फिर हमने क्या किया था, हमने अपना दिमाग ऑन रखा था। एग्जाम्पल याद रखो, बैक एंड में वो हमारा दिमाग हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टाउन 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 एंटेना चालू रखा था कि बाकी के जो अदर ऑडिट के प्रोसीजर है उसमें हमको समझ में आता है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है। अच्छा जी, फिर हमने बात करी थी कि वचन दे दे, तो कसम खा, कसम बच्चे की, तो खा कसम लिख के दे दे कि तेरे को जो भी पता है नॉन कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, तो हमको बताना है। एंड आखिरी में तुमने क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। जैसे दोस्तों ने बात करी थी, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। सिर्फ यहाँ पे बात आती है टेक इन इनटू अकाउंट एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये तो बात करी हमने। उसके बाद में छोटी छोटी बातें आती है, छोटी मोटी बातें, इसको पढ़ के छोड़ दो। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस। कैसे होगा भाई, तू कैसे प्रिवेंट करेगा, तेरा कोई संबंध ही नहीं है, तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि प्रिवेंट करे। एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विथ ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस। और तू ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि तेरे को सारे लॉज एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस पकड़ में आ जाए। क्यों, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है कुछ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस तेरे पास है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास इनहेरेंट लिमिटेशन है। कौन से हैं, जैसे कि मेनी लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी डू नॉट अफेक्ट एफएस, जो एफएस को अफेक्ट ही नहीं करते, एंड नॉट कैप्चर्ड बाय एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके, इसमें वो कैप्चर ही नहीं होते ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उसका डायरेक्ट एफएस के ऊपर तो इम्पैक्ट आता ही नहीं है। नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसिलिट, ठीक है, जैसे कोलूजन, फॉर्जरी, रिकॉर्ड में कुछ तो फेलियर हो जाता है, वो राइड करता है मैनेजमेंट, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन करता है ऑडिटर को। तो ये सारी बातें आती है फ्रॉड के जैसे है ये, कि तुम क्या करते हो, उसको जानबूझ के छुपाने की कोशिश करते हो, डिजाइन टू कंसिलिट, ठीक है। एंड तीसरी बात क्या है, नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेट मैटर फॉर लीगल डिटर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। वहाँ पे फ्रॉड में भी हमने देखा था कि ऑडिटर देख, तेरा लीगल डिटर्मिनेशन नहीं करना है तुमने फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों, वो तो कोर्ट की बात है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तुझे सिर्फ आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड के ऊपर तूने ध्यान देना है। एंड यहाँ पे भी सेम बात आती है कि नॉन कंप्लायंस जो है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो तो एंटिटी का लॉयर, दूसरा लॉयर, वो जाके झगड़ेंगे कि ये ऐसा हुआ है, इनकम टैक्स का इतना ही पेमेंट होना चाहिए था, इतना ही हुआ है, ये हुआ वो हुआ, ये बोलेगा ये ऐसा लॉज एंड रेगुलेशन है, इतने सारे कोर्ट केसेस होते हैं। तो एक इसका कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। तो ये हमारे बस की बात नहीं है ना कि नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि हमको सस्पेक्ट हुआ है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ, हो सकता है, लेकिन तू डिसाइड नहीं कर सकता ना कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, ऐसे ही कर। रिमूव नॉन कंप्लायंस फ्रॉम इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस, ओमिशन कर दिया भाई, हटा ही दे दिया उसको, तो वो ऑडिटर को पकड़ा ही नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, ऑडिटर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि तू नॉन कंप्लायंस होने ही ना दे, नहीं है, इतना टेंशन मत ले, इतना लोड मत ले। और तू डिटेक्ट भी नहीं कर सकते सारे नॉन कंप्लायंस। क्यों, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है ये, क्या, क्योंकि कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस तेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कैप्चर ही नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि कंसील किया है, उसको छुपाया है, तो कैसे पकड़ पाएगा, और तू कैसे डिसाइड करेगा कि नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। लॉज, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट वगैरह डिसाइड करेगा। एंड अगर उसको उम्मीद ही किया है तो तू कुछ नहीं कर सकता है, टेंशन मत ले, उतने टेंशन मत ले। तो ये कुछ छोटे छोटे इनहेरेंट लिमिटेशन है। ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। अगर नॉन कंप्लायंस जो है तुमको आइडेंटिफाई होता है एंड सस्पेक्ट होता है, तब क्या करो भाई, तब क्या करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है CAA
केएम का ऑडिटर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीए बिकम्स अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन इंस्टेंस, उसको इंस्टेंस आता है या फिर सस्पेक्ट होता है नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। बीइंग अ सीनियर पार्टनर गाइड हिम रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हेन नॉन कंप्लायंस, जब उसको आइडेंटिफाई होता है, सस्पेक्ट होता है, तब क्या करे। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे तो तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है, तूने ऐसे इंस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे नॉन कंप्लायंस होता है, ठीक है, ये बात आती है। लेकिन जब उसको यहाँ पे तुमने प्रोसेस परफॉर्म की कि ये देखने के लिए कि कंप्लायंस हुआ है क्या, नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या, ये देखने के लिए तुमने प्रोसेस परफॉर्म की। लेकिन जब अब तुमको समझ गया है कि भाई है नॉन कंप्लायंस है, तब क्या करे। तुमको पता है कि अभी यहाँ पे जीएसटी में नॉन कंप्लायंस हुआ था, इसने ऐसे एरोड करके किया है, फ्रॉड किया है। तो जब तुमको पता है कि आइडेंटिफाई होता है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, तब क्या करे। तब देखो क्या करना है, दो ही चीज़ें करनी है। जब तुमको इन्फॉर्मेशन आती है इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, ऑडिटर ने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है नेचर ऑफ एक्ट and circumstances in which it has occurred and further information to evaluate possible effect on FS। तो दो चीज़ें करनी है। जो वो जो एक्ट था, जैसे हमारे केस में बहुत ही अलग था कि हमने देखा था कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, तो किस नेचर में, किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में हुआ है, तो देखो कि अंडरस्टैंड करो नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इट हैज़ ऑकर्ड। जैसे कि जानबूझ के किया है, अगर कंपनी ने फ्रॉड जानबूझ के किया था तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, क्योंकि ये बाद में भी करेगा, हो सकता है उसमें फ्रॉड हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जिसको छुपाया गया है। तो अंडरस्टैंड करो कि भाई क्या नेचर ऑफ एक्ट था, क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिसमें ये ऑकर हुआ है। एंड दूसरा, फर्दर इन्फॉर्मेशन इवेल्यूएट करो कि एफएस के ऊपर इसका इफेक्ट क्या जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर इसका इफेक्ट क्या जाएगा। अगर ऑडिटर सस्पेक्ट करता है ना नॉन कंप्लायंस, डिस्कस मैटर विथ टीसीडब्ल्यूजी। जैसे कि हमने क्या करा था, जैसे हमको भी सस्पेक्ट हुआ था नॉन कंप्लायंस, तो हमने क्या करा था, वो बंदे ने क्या करा था, हस्बैंड ने क्या किया था, अपने प्रेयसी से क्या किया था, इंक्वायरी की थी। तो वैसे ही तुम क्या करो मैनेजमेंट के साथ क्या करो, डिस्कस करो मैटर को डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा है। अगर मैनेजमेंट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, समझ में आया तुमको, अभी एग्जाम्पल क्यों लिया था इतना गंदा, क्योंकि चीज़ आती है, तुमको याद रखना चाहिए। तुम सबसे पहले डिस्कस करो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ, और अगर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी तुमको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, जो सपोर्ट करता है कि एंटिटी कंप्लायंस में अगर वो वाइफ है, वो अगर तुमको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है जिससे समझ में आता है कि उसका ही बच्चा है, तो तुमको क्या समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अगर प्रोवाइड नहीं कर पाता है इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट की एंटिटी कंप्लायंस में है, और ऑडिटर के जजमेंट में लगता है कि इफेक्ट ऑफ सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस में भी मटेरियल टू एफएस। तो एफएस के लिए तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये नॉन कंप्लायंस हो जाता है, ये अगर नॉन कंप्लायंस हो जाता है तो एफएस के लिए तो बहुत बड़ी बात है। एफएस में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है, ऐसा ऑडिटर को लगता है। तो भाई यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। जैसे कि तुमको यहाँ पे लगा था कि भाई अभी जायदाद का सवाल है, हमारे जायदाद में बंटवारा हो जाएगा, तो तुमने क्या किया था, अपने दोस्त के साथ कंसल्टेशन किया था। तो ये जो बात है ना, ये क्या है, तुम ऑब्टेन लीगल एडवाइस। तो यहाँ पे प्रोफेशनल या फिर लीगल लॉयर वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, उनके साथ जाके बात करो कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा करना है। तो प्रोफेशनल लोगों के साथ तुम बात करो। प्रोफेशनल तुम्हारे सीए में हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, उनसे जाके तुम क्या करो, लीगल एडवाइस ऑब्टेन करो कि अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात हमने क्या करी, सस्पेक्ट हुआ नॉन कंप्लायंस, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से बात करो। अगर वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और तुमको लगता है कि जायदाद का किस्सा है भाई, इंपॉर्टेंट है, एफएस के लिए मटेरियल है, तो तुम क्या करो, अपने दोस्त से जाके बात करो कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर तुमको मिल ही नहीं जाता है सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का, तो इवेल्यूएट करो इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ साई ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तुमको समझ में आ जाएगी जब हमारा ओपिनियन का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि अगर इसका मतलब क्या, मान लीजिए तुमको सबूत नहीं मिल जाता है, अगर तुमको सबूत ही नहीं मिलता है तो उसका ओपिनियन के ऊपर, ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर क्या इफेक्ट जाना चाहिए, रिपोर्ट में क्या इफेक्ट जाना चाहिए, ये हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। ऑल्सो इवेल्यूएट इम्प्लीकेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, उसका बाकी के अदर एस्पेक्ट्स में भी क्या अफेक्ट जाएगा, ये भी तुमने देखना है। जैसे कि ऑडिटर ने रिस्क असेस किया था, जो मैनेजमेंट ने लिख के दिया है उसके ऊपर भरोसा किया था, और ये सब करके तुम अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। तो ये बाकी सारी चीज़ों पे भी तुम एक बार ध्यान दे दो, इवेल्यूएट करो कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। ओ भाई साहब, हो क्या अभी तक मेरे साथ तुम, अभी तक हो क्या इधर। ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई सस्पेक्ट होता है, तो दो चीज़ें, कौन से सर्कमस्टांसेस में वो आइडेंटिफाई हुआ है, क्या नेचर है उसका,
एफएस के ऊपर क्या उसका इफेक्ट जाएगा, दो चीज़ें देखना है। सबसे पहली बात, वापस जाओ किधर, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करो। अगर वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो इफेक्ट देखो कि क्या होगा, एफएस के ऊपर, जायदाद के ऊपर इफेक्ट है तो ऑप्टेन करो लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस दोस्त के पास गए थे, लीगल एडवाइस ऑप्टेन किया। अगर तुमको लगता है कि तुमको सही नहीं मिल जाता है तो तुमने क्या करना है, तुमको अगर सस्पेक्टेड तो तुमने देखना है, अगर तुमको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता है तो तुमने क्या करना है, इफेक्ट देखना है कि तुमको सही नहीं मिला है, उसका इफेक्ट ओपिनियन के ऊपर जाएगा। एंड बाकी के अदर एस्पेक्ट्स के भी ऊपर तुम देखो। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, उसका रिजल्ट ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड अदर पार्टीज। तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ डॉक्यूमेंट करने के लिए बोली है कि तुमको जो भी आइडेंटिफाई हो जाता है, सस्पेक्ट हो जाता है नॉन कंप्लायंस, उसको डॉक्यूमेंट करो। एंड डिस्कशन क्या था मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ, उसका रिजल्ट को भी तुम डॉक्यूमेंट करो। ये बात आती है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अब तुमको नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाता है या फिर सस्पेक्ट हो जाता है तो किसको किसको रिपोर्ट करना है, तो तीन जगह पे तुमने रिपोर्ट करना है। एक टीसीडब्ल्यूजी को, एक ऑडिट के रिपोर्ट में, तीसरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ठीक है, एक तो तुमने टीसीडब्ल्यूजी को बताना है, दूसरा तुम्हारे ऑडिट की रिपोर्ट में बताना है, तीसरा तुमने रेगुलेटरी को बताना है। रेगुलेटरी कौन है, देखो, इफ ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, डिटरमाइन वेदर ऑडिटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द पार्टीज आउटसाइड इंडिया, सॉरी आउटसाइड द एंटिटी, मतलब बाहर वाले कोई रेगुलेटरी वगैरह है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, या फिर सेबी है, सेबी को बताना है, या फिर कोई और अथॉरिटी है तो उसको बताना है। तो बाहर वाला पार्टी का देखो कि उसको तुमको बताने की नीड है क्या नहीं है, तुमको उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात आती है, एक तो ऑडिट रिपोर्ट में, दूसरा टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बाद में देखते हैं, सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी। तो सबसे पहले क्या करो, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी के साथ ऐसे मैटर जो नॉन कंप्लायंस है लॉज एंड रेगुलेशंस का, लेकिन इसमें छोटे छोटे जो है ना, एकदम छोटा छोटा है, 10-20 रुपये छाट छूट छटर मटर, उसको छोड़ दे। अदर देन लिटल और नो कॉन्सिक्वेंस, जिसका बहुत कम कॉन्सिक्वेंस है या फिर बहुत ही छोटा कॉन्सिक्वेंस है, उसके लिए टीसीडब्ल्यूजी का टाइम बर्बाद मत करो। लेकिन जो बड़े बड़े मैटर है ना, जो बड़े बड़े मैटर है, जो इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको तुम क्या करो, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी के साथ, जो ऑडिटर के अटेंशन में आए हैं, अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी इज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि उनको तो पहले से पता है, क्योंकि तुमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया है पहले। ठीक है, ऊपर तो तुमने डिस्कस किया था ना, देखो यहाँ पे डिस्कस किया था मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को, डिस्कस मैटर विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, तो उसको तो पता है। तो अगर सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग में है एंटिटी के, तो उनको तुम पहले कम्युनिकेट किया है, तो अभी के लिए छोड़ दो। लेकिन अगर नहीं है तो तुमने टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताना है कि ये है, हमको नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ है, सस्पेक्ट हुआ है। अच्छा जी, और जो ऊपर नॉन कंप्लायंस जो है ना, जो अभी जो आइडेंटिफाई तुमने बताया है, अगर वो इंटेंशनल है एंड मटेरियल है, इंटेंशनल है एंड मटेरियल है, तो भाई तो एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल बोलो, पॉसिबल बोलो, यहाँ पे प्रैक्टिकेबल है इसलिए मैंने प्रैक्टिकेबल बोला। जैसे ही तुमको प्रैक्टिकेबल हो जाता है, एज सुन एज पॉसिबल क्या करो, उसको डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अगर इंटेंशनल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर वो उसको चेंज कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। इंटेंशनल है एंड मटेरियल है, अगर मटेरियल है, जैसे कि हमारा जो 2 लाख का था ना, वो अगर मटेरियल नहीं होता है तो हम अलग कुछ करते, मटेरियल होता है तो हम अलग कुछ करते। तो सबसे पहले नॉन कंप्लायंस अब बिलीव टू बी इंटेंशनल एंड मटेरियल। ठीक है, जैसे हो सकता है कि उन्होंने जीएसटी वाले को पैसा दिया ही नहीं है, वो तो उन्होंने गायब किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खुद के जेब में डाल दिया है, कैश कैश निकाल के। समझ में आया क्या? तो तुमको टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो जीएसटी वालों को दिया रहता तो हो सकता है कि एक लेवल पे मैनेजमेंट जो टीसीडब्ल्यूजी है उसका ऑथराइजेशन होता, तो सीईओ सीएफओ ने ऑथराइज किया होता। तो ये बात आती है, इसको बात को समझना पड़ेगा तुमको एक्चुअल लेवल में जाके। तो नॉन कंप्लायंस अबाउ बिलीव टू बी इंटेंशनल है एंड मटेरियल है, तो कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। ऑडिटर को सस्पेक्ट होता है कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ही इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है, तो नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी को कम्युनिकेट करो, जैसे कि ऑडिट कमेटी वगैरह है तो। लेकिन अगर ऐसा कुछ अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर अपने दोस्त के पास जाके पूछो कि क्या करना चाहिए भाई, ऑप्टिंग लीगल एडवाइस। और ऑडिटर बिलीव्स दैट कम्युनिकेशन में नॉट बी एक्टेड अपॉन, तो कम्युनिकेशन के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, या फिर अनश्योर टू द पर्सन कि किसको रिपोर्ट करना चाहिए, तो क्या करो, ऑप्टेन करो लीगल एडवाइस। तो सिंपल सी बात है, टीसीडब्ल्यूजी को क्या बताना है।
तुमको आइडेंटिफाई सस्पेक्ट होता है नॉन कंप्लायंस, तो सारे के सारे छोटे मोटे छोड़ दो, तो क्या करना है TCWG को जाके बताना है, अनलेस ऑल TCWG मैनेजिंग में है एंटिटी की, क्योंकि उसको पहले से बता दिया है। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि ये जो नॉन कंप्लायंस है ये इंटेंशनल है एंड मटेरियल है, तो एज सुन एज प्रैक्टिकेबल कर दो उसको, क्योंकि कुछ चेंज करने के चांसेस है। तो ये चीज़ आती है कि एज इंटेंशनल है एंड मटेरियल है, तो उसको तुमने क्या करना है TCWG को बताना है। अगर ऑडिटर सस्पेक्ट करता है कि मैनेजमेंट एंड TCWG ही इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर देखो कोई है क्या, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के ऊपर जाओ और देखो कि उसको बता दो। अगर नहीं है तो देखो लीगल एडवाइस ऑब्टेन करो। अभी बात आती है कि ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या जाएगा। ठीक है, अभी ये तुमको ऐसे नहीं समझेगा एक बार के लिए, क्योंकि ओपिनियन हमने डिस्कस नहीं किया है, हम करेंगे इस चैप्टर के बाद सीधा रिपोर्टिंग वाला चैप्टर लेंगे। तो यहाँ पे इतना समझो कि या तो तुम्हारे पास क्या होता है, ए बाबू, या तो तुम्हारे पास सबूत होता है या तो तुम्हारे पास सबूत नहीं होता है, दो चीज़ें आ गई। दूसरी बात आती है, एक जो तुम्हारा इफेक्ट है वो मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। और दूसरी चीज़ आती है, एक तुम्हारा मटेरियल है और साथ में परवेजिव भी है। तुम्हारा जो ऑडिट रिपोर्ट का जो ओपिनियन है ना, इन चीज़ों से तुम्हारा डिवाइड होता है। अगर इतना तुमको समझ गया तो तुमको ऐसे 705 समझ गया। ठीक है, इतना अगर तुमको समझ गया तो तुमको ऐसे 705 समझ गया। एक तो बात देखो, मटेरियल एंड परवेजिव समझो। मटेरियल तो हमने समझ लिया कि मटेरियल कब होगा। परवेजिव क्या है? परवेजिव है तुम्हारा हर जगह पे फैला है, तुम्हारे एफएस में हर जगह पे फैला हुआ है भाई, हर जगह पे फैला है ना, तो गड़बड़ है ना भाई, तो बहुत बड़े लेवल पे ना हो। तो सबसे पहले हम मटेरियल देखेंगे, हर जगह का नहीं देखेंगे। ये कब कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम ही गड़बड़ है अगर तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम ही गड़बड़ है तो पूरा जो तुमने एफएस बनाया वही गड़बड़ हो गया भाई साहब। तो यहाँ पे परवेजिव हो गया। एंड दूसरा क्या है, मटेरियल है एंड परवेजिव भी है, मतलब मटेरियल तो होगा, परवेजिव भी है, साथ में हर जगह फैला है। तो ये दो चीज़ें हैं, जितना समझता है समझो, बाकी आगे जाके हम पूरा डिस्कस करेंगे। एक तो तुमको सबूत मिल जाता है, और हम बात कौन सा कर रहे हैं, परवेजिव नहीं है, मतलब छोटा है। ठीक है, इतना समझो कि छोटा है। तो एक तो बात आती है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे क्वालिफाई। अच्छा जी, और सबूत नहीं भी मिला है तो भी हम उसको क्या करेंगे, क्वालिफाई। दोनों जगह पे क्वालिफाई। देखो, मिस स्टेटमेंट हुआ है, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, मतलब मटेरियल है बट बड़े लेवल पे नहीं है, एक चीज़ को लेकर है, एक चीज़ को लेकर है, किसी चीज़ को लेकर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे तुमको सबूत मिला है लेकिन तुमको सबूत ना भी मिला है, लेकिन तुमको पता है कि छोटे लेवल पे सबूत मिला है, या फिर सबूत नहीं भी मिला है लेकिन तुमको पता है छोटे लेवल पे है, तो उसको क्या करो, क्वालिफाई कर दो बस। छोटे लेवल पे है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ क्वालिफाई कर दो। लेकिन बड़े लेवल पर है ना, बड़े लेवल पर है ना, परवेजिव लेवल पर है, पूरे एफएस में फैला हुआ है, और तुम्हारे पास साई भी ऑब्टेन हुआ है, तुम्हारे पास साई भी है कि भाई फैला तो है हर जगह पे, मिस स्टेटमेंट है। तो बोलता है कि एडवर्स करो ओपिनियन को तुम्हारे। एडवर्स ओपिनियन क्या जाएगा, क्या होता है, कैसे होता है, रिपोर्ट कैसे होता है, आगे जाके देखेंगे, टेंशन मत लो। तो एडवर्स कर दो उसको कि भाई पूरे एफएस में गड़बड़ ही गड़बड़ है, और ये हमको पता है कि गड़बड़ ही गड़बड़ है। साई ऑब्टेन हुआ है, हमको सबूत ऑब्टेन हुआ है, पूरे एफएस में गड़बड़ है, हमको पता है कि पूरे एफएस में गड़बड़ है। और साई ऑब्टेन नहीं हुआ है, तुमको सबूत नहीं मिला है तुमको, ये आता है तुम्हारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब डिस्क्लेम कर देते हैं हम बता देते हैं कि भाई हमको ऐसा लगता है कि सारे एफएस में गड़बड़ है, लेकिन हमको सबूत भी नहीं मिला है। मतलब जो हमने मांगा है, हमने इन्वेंट्री का मांगा, कुछ दिया नहीं, सबूत ही नहीं है। हमने रिसीवेबल का मांगा, हमने पेएबल का मांगा, हमने सेल का मांगा, कुछ सबूत ही नहीं है इनके पास। मतलब सारे के सारे एफएस में गड़बड़ होने के चांसेस है। तो वहाँ पे क्या बात आती है, डिस्क्लेम कर देंगे हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा है कि पूरे एफएस के लेवल पे फैला हुआ है ये सारी मिसस्टेटमेंट, और इसके लिए हमको सबूत भी नहीं मिला। अगर सबूत मिल जाता है कि पूरे एफएस के लेवल पे फैला है तो एडवर्स ओपिनियन, एंड अगर छोटे लेवल पे है तो सबूत मिले ना मिले क्वालिफाई ओपिनियन। ठीक है, इतनी सी बात समझो अभी के लिए, उसके ऊपर के इतना पॉइंट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है नॉन कंप्लायंस, जिसका मटेरियल इफेक्ट है, अच्छा जी मटेरियल इफेक्ट है, एंड उसने एफएस में रिफ्लेक्ट नहीं किया है, एफएस में उसको दिखाया नहीं है, एफएस में उसने प्रॉफिट एंड लॉस हिट नहीं किया है, बैलेंस शीट हिट नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, अगर उसने एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं किया है तो क्या करो, क्वालिफाई एंड एडवर्स करो। मटेरियल इफेक्ट है और तुझको आइडेंटिफाई होता है तो क्वालिफाई और एडवर्स करो, क्वालिफाई एडवर्स करो, क्वालिफाई या एडवर्स करो, ठीक है, तुमको सबूत तो ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो दोनों जगह पे है ना, मटेरियल तो दोनों जगह पे है, तो तुम क्या करो, क्वालिफाई करो या एडवर्स करो, तुम्हारे सिचुएशन में देखो कैसी सिचुएशन परवेजिव है या परवेजिव नहीं है, उस हिसाब से देखो, क्वालिफाई एडवर्स करो, ऐसे 705 में हम देखेंगे। अगर ऑडिटर प्रीक्लूडेड बाय मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉम ऑब्टेनिंग साई, मतलब साई ऑब्टेन नहीं करने दे रहा है मैनेजमेंट, अगर साई ऑब्टेन नहीं करने दे रहा है मैनेजमेंट तो साई ऑब्टेन नहीं हुआ तुमको, साई अगर ऑब्टेन नहीं होता है तो देखो क्वालिफाई करो या डिस्क्लेमर करो, कैसे समझेगा, परवेजिव है या फिर परवेजिव नहीं है, उसके केस में समझेगा, तो दोनों में से एक देखो, क्वालिफाई करो या फिर डिस्क्लेमर करो, तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेम कर दो ओपिनियन को, तो ये बात आती है मोटा मोटी। एंड अगर तुमको डिटरमाइन नहीं कर पाते हो वेदर नॉन कंप्लायंस हैज ऑकर, क्योंकि लिमिटेशन से इम्पोज बाय सर्कमस्टेंसेस अदर देन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, मतलब वहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी ने या मैनेजमेंट ने कुछ तुमको सर्कमस्टांसेस नहीं लगाए, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस के बिना भी तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो तुम क्या करो, 705 के हिसाब से अपना ओपिनियन दे दो जो भी तुमको सही लगता है। इतनी सी बात है, रिपोर्टिंग इतनी सी बात है। आखिरी क्वेश्चन बचा है, फटाफट खत्म करे क्या दोस्त। मैटर्स दैट मे बी इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि हमको कहाँ पे समझेगा कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुमको यू आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मोक्स लिमिटेड फलाना डिमका रिगार्डिंग नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस यूज पेमेंट है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस बता दिया है, तुमको टीम को अलर्ट करना है, ठीक है। हेल्प करो ऑडिट टीम को इन आइडेंटिफाई एनी अदर इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है, other indications of non-compliance with laws and regulations particularly related to payments made by company। अच्छा जी, एज ऑडिटर ऑफ टीआरपी सस्पिशियस होता है तुमको कि कोई नॉन कंप्लायंस हो सकता है लॉज एंड रेगुलेशंस का, इंडिकेट द पॉसिबल एरिया और एस्पेक्ट वेयर यू मे हैव टू लुक आउट फॉर फॉर्मिंग ओपिनियन एज टू वेदर सस्पिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी बात इतनी बनती है कि तुमने क्या करना है, यहाँ पे तुमने देखना है कि क्या तुम्हारा नॉन कंप्लायंस है क्या नहीं है, उसके इंडिकेशंस क्या है, ठीक है, इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो सबसे पहली बात जो हमने किया था, हमने क्या देखा था हमारे क्वेश्चन, हमारे एग्जाम्पल में क्या किया था, जो पेमेंट इन कैश है ना, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश है, हर रोज 10,000 रुपये किया है, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश है, या फिर परचेसेस है जो बियर चेक से पेमेंट किया है, या फिर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स में तुमने छोटे छोटे अमाउंट ट्रांसफर की है, ऐसा अगर कुछ सीन है तो ये अनयूजुअल पेमेंट से। एंड फिर हमने क्या करा था उसके बाद में, अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन से, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, तो हमने और क्या किया था, हमने बोला था कि ऑथराइज किया है क्या सीईओ ने सीएफओ ने, उसको बता दे। तो ये दो चीज़ें तो हमने देखी थी हमारे क्वेश्चन में। और समझो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और समझो कि तुमको कहाँ कहाँ पे पकड़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये जो खर्चा है ना, हो सकता है कि ये खर्चा उन्होंने डमी दिखाया है, ये खर्चा जैसे कि हमारे केस में एम्प्लॉय कॉस्ट में डाल दिया था, वो जो कैश का पेमेंट है, तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मोटा मोटी सबसे पहले क्या देखो, एडवोकेट का जो फ़ी है ना, एडवोकेट का जो फ़ी है ना, या फिर लॉ फर्म जो है ना कंपनी का, उसका फ़ी वगैरह देख लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ फ्लक्चुएशन है ना, एकदम से उसको ज़्यादा पेमेंट किया है, एकदम से कम किया है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ चीज़ है ना तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा इसको क्यों पैसा दिया है, कुछ तो नॉन कंप्लायंस हुआ रहेगा तो उसको पैसा दिया है इसकी वजह से। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है, फाइन पेनल्टी में जाके देखो, जो पेंडल में हिट हुआ है कि इतना फाइन कंपनी ने पे किया है, इतना पेनल्टी उन्होंने पे किया है, तो वहाँ पे जाके देखो तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा इतना उन्होंने पे किया है। तो दो चीज़ें तो तुमको समझ में आई, एक एडवोकेट का फ़ी है एंड दूसरा तुम्हारा क्या है, फाइन पेनल्टी है। तो एक तो पेमेंट फॉर फाइन्स और पेनल्टीज, एंड दूसरा कहाँ पे गया, हाँ, लीगल एंड रिटेनरशिप का फीस, ठीक है, ये तो तुमको समझ में आया। अब और बात करते हैं बैलेंस शीट की,
ठीक है। अभी बैलेंस शीट में है ना, बैलेंस शीट में तुम्हारे पास लायबिलिटी है, तुम्हारे पास एसेट है। अभी यहाँ पे है ना, कभी कभी क्या होता है, एसेट में जो लोन तुमने दिए है ना, वो तुमने कुछ कुछ ऐसे बंदों को दिए रहते, दिखाने के लिए लोन दिया रहता है, लेकिन एक्चुअल में लोन नहीं होते। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तुमने दिया है, किसी रिलेटेड पार्टी को तुमने दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, हो सकता है ना, इंडिकेशन है, इंडिकेशन है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो ये तुमको देखना पड़ेगा, तुम्हारे एसेट साइड में ये चीज़ें जो है ये तुमको देखना पड़ेगा। फिर और हमने कुछ कुछ बातें करी थी, कौन से, हमने बोला था कि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स वाले ट्रांजेक्शन्स जो है मैनेजमेंट डिज़ाइन कर सकता है ओवरराइड करने के लिए। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में हमने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन देखी थी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स देखे थे। जैसे कि क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तुम्हारा जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, हमने बात करी थी, टैक्स हेवन कंट्रीज में कुछ ट्रांजेक्शन्स किया है, सब्सिडरी के लिए तुमने कुछ ट्रांजेक्शन्स किया है, कहाँ से कुछ रूट किया है। तो यहाँ पे ना, ये यहाँ पे हमेशा ये चांस रहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब समझो हमने क्या क्या कवर किया। तुमने कंसल्टेंट को लोन दिया है, या फिर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए तुमने पेमेंट किया है, रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है, पेमेंट किया है, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को तुमने क्या किया है, तुमने लोन दिया है। अगर ऐसा कुछ सीन है ना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को क्यों देना, क्यों देना है भाई, क्यों, कुछ दिया है तो उसका रीज़न तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा। एम्प्लॉय को दिया है तो एक तो जनरल हो सकता है कि कंपनी का पॉलिसी है कि एम्प्लॉय को घर वगैरह खरीदने के लिए लोन दिया जा सकता है। लेकिन अदर केस में अगर किसी को स्पेसिफिकली लोन दिया है ना, तो वहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा क्यों दिया है। रिलेटेड पार्टी में तो हमेशा तुमने चौकन्ना ही रहना है। कंसल्टेंट वगैरह जो है उसको लोन दिया है, या फिर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज है, जैसे हमने बात करी थी फ्रॉड के केस में, 5 लाख का कुछ तो कंसल्टेंसी का सर्विस का बिल था, तो 12 महीने का उन्होंने 60 लाख उन्होंने डेबिट किया था। तो उसके लिए अगर पेमेंट किया है और इनवॉइस ने ये पेमेंट कर दिया, तो अनस्पेसिफाइड सर्विसेज पता ही नहीं किसका पेमेंट है, तो वहाँ पे तुमने चौकन्ना रहना है कि लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस हो सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले एक ऑफिसर को जो अंडर टेबल पैसे दिए थे, क्या है वो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में, उसके बाद में यहाँ पे और एक चीज़ आ सकती है। कौन सी चीज़ आ सकती है, यहाँ पे तुमने कमीशन वगैरह जो दिए ना, कमीशन वगैरह, जैसे कि यहाँ पे तुमने सेल बुक किया है, लेकिन ये सेल करने के लिए तुम जनरली कमीशन वगैरह देते हो। यहाँ पे अगर कमीशन बहुत ज़्यादा है ना, एजेंट फी, सेल्स कमीशन या फिर एजेंट फी है ना बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव लग रहा है तुमको, अपीयर्स टू बी एक्सेसिव, जनरली इतना होता है, इतना क्यों दिया है, तो वहाँ पे भी तुमने चौकन्ना रहना है। कुछ प्राइसेस है परचेस के जो सिग्निफिकेंटली अबव या फिर बिलो मार्केट प्राइस है, तुमको वो आइटम मिल जाता है कि इतने इतने 10 रुपये में जो आइटम मिल जाता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 200-300 रुपये दिए सिंपल सी चीज़ के लिए, ज़्यादा एक्सेसिव पेमेंट किया है या फिर बहुत कम पेमेंट किया है, तो वहाँ पे कुछ चांसेस है कि वहाँ पे गड़बड़ होती है। फिर हमने टैक्स हेवन देखा था, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड है टैक्स हेवन में, उसके साथ कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन किए हैं, तो तुमको देखना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद में पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज मेड अदर देन अ कंट्री फ्रॉम विच गुड्स और सर्विसेज ओरिजिनेटेड एंड विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन है पेमेंट किया है। जैसे कि तुम्हारा हवाला हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल के बिना ही, डॉक्यूमेंट के बिना ही तुमने पेमेंट वगैरह किए हैं। और जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज तुमने बाई करने थे, उस कंट्री को छोड़ के तुमने किसी और कंट्री को ही पेमेंट किया है। एडवर्स मीडिया कंटेंट है, एडवर्स मीडिया मतलब मीडिया में तुम्हारे चर्चे है, भाई के चर्चे मीडिया में है, तो मीडिया में अगर चर्चे है तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा, मीडिया में चर्चा है तो ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशंस बाय रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सीबीआई की रेड पड़ी है, ईडी आया है, ऐसा कुछ हुआ है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे तुमने फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो सकता है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, समझा क्या तुमको, गमजे क्या तुम, क्या क्या हमने बात करी थी। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आओ, बैलेंस शीट में आओ, जो तुमको दिखता है उसको पहले चेक करो, क्या क्या दिखता है तुमको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है कि कुछ कुछ डेबिट साइड में तुमने पेमेंट किए हैं, ठीक है, एक्सपेंस बुक किए है जिसका तुमने पेमेंट किया है, कौन से पेमेंट हो सकते हैं, ध्यान से देखो, समझो कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। एक तो फाइन पेनल्टी तो तुमने देखना ही देखना है, फिर देख रहे हो तुम एडवोकेट लीगल का रिटेनरशिप का जो पेमेंट है ना, उसको तुम देख रहे हो कि यहाँ पे अच्छा इसका अनयूजुअल पेमेंट क्यों किया है, फिर तुम देख रहे हो कि कैश में जो पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट कहाँ पे किया है, फिर तुम और क्या देख रहे हो, और तुम देख रहे हो कि कमीशन वगैरह जो है, सेल का कमीशन है, एक्सेसिव कमीशन दिया है तुमने, फिर तुम बैलेंस शीट में आ जाते हो, एसेट में तुमने लोन दिया है किसको, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, रिलेटेड पार्टी को, और कौन था तुम्हारा, एम्प्लॉयज़ को दिया है, ठीक है, ये सारे लोन्स तुमने दिए हैं, तो तुम उसको अच्छे से ध्यान दे दो। फिर तुमने कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन किए टैक्स हेवन में, सब्सिडरी में,
इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो उसके ऊपर ध्यान दे दो। और उसके बाद में इसके बाद में तुमको क्या समझ में आया, परचेस किया है बिलो मार्केट फीस, तो परचेस भी यहाँ पे आ जाता है। तो ज़्यादातर चीज़ें तो P&L के डेबिट में ही मिल जाएंगी तुमको। परचेस किया है बिलो या अबव मार्केट फीस, ठीक है। उसके बाद में कुछ रहेगा क्या, हवाला वगैरह किया है, मीडिया में चर्चा है भाई के, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोटा मोटी चीज़ें हैं। 10-12 पॉइंट है, 6-7 भी याद होते हैं तो बहुत बढ़िया है। 6-7 आँख बंद के समझो, क्योंकि इसको रटने मत जाओ यार, ऐसी चीज़ों को रटते नहीं है, इसको ऐसी चीज़ों को समझते कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। देखो ना, आँख बंद करके समझो एक बार में, अभी आखिरी बार करे, ठीक है। नहीं ठीक है, रिवीजन के साथ करते। पहले क्वेश्चन करे क्या, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा किया है ना तो याद रहेगा। क्वेश्चन करते फटाफट, इसको ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। ज़्यादा इसमें अभी कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन करते, वाइल वेरीफाइंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इन कंपनी, अच्छा इट वॉज फाउंड दैट मेजर पोर्शन ऑफ लेबर एम्प्लॉयड वॉज चाइल्ड लेबर। अरे बाप रे, जिसकी बात हमने करी थी वही तो आ गया, चाइल्ड लेबर है। ऑन क्वेश्चनिंग मैनेजमेंट, ऑडिटर वॉज टोल्ड दैट इट वॉज आउटसाइड हिज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट टू लुक इनटू कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। मैनेजमेंट नलायक है, उसको पता ही नहीं है। वो बोल रहा है तुमको कि तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम ये चीज़ें देखो, अदर लॉज एंड रेगुलेशन देखो। तुम्हारा काम क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट करना है, तो फाइनेंशियल ऑडिट करना चुपचाप, ऐसे मैनेजमेंट बोल रहा है। अभी उसको क्या पता कि हम क्या पढ़ के आए, हम पढ़ के आए ऐसे 250 जो बोलता है कि कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर हमने क्या करना है, हमने ऑब्टेन करना है साई, किसके लिए, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है। समझ में आया क्या। फर्दर, नॉन कंप्लायंस विथ अदर लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, अदर लॉज एंड रेगुलेशंस जो क्या कर सकते, रिजल्ट हो सकता है फाइन में, लिटिगेशन में, या फिर अदर कॉन्सिक्वेंसेस में, अगर वो नॉन कंप्लायंस होता है तो, जिसका कॉस्ट ऑफ विच हमें नीड टू बी प्रोवाइडेड इन एफएस। तो उसके लिए तो एफएस में तुमको दिखाना पड़ेगा ना। तो हम फाइनेंशियल ऑडिट की ही बात कर रहे हैं बाबा मोशा है, उसको बता देना, ठीक है। तो अगर उसका नॉन कंप्लायंस होता है, फाइन पेनल्टी लिटिगेशन आता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाएगा, अल्टीमेटली तुमको एफएस में शो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन द इंस्टेंट केस क्या क्या हुआ है, वो बोलता है कि आउटसाइड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट है, ये तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है, इट में है मटेरियल इफेक्ट ऑन एफएस। तो तुम बोलना ये नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं बोल सकता है मुझसे, ऐसे ठीक से ढंग से बात किया करो ना यार, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसा मैनेजमेंट को बताना है, ठीक है। द ऑडिटर शुड इंश्योर द डिस्क्लोजर ऑफ अबव फैक्ट एंड द प्रोविजन फॉर द कॉस्ट ऑफ फाइन्स या लिटिगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने क्या देखना है, या तो उसका डिस्क्लोजर दिया है, डिस्क्लोजर तो देना ही देना है, साथ में प्रोविजन वगैरह जो है, उसका कॉस्ट है, उसका जो फाइन है, उसको एफएस में रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑडिटर ने उसको ऊपर फोर्स करना है। इन केस ऑडिटर कंक्लूड करता है कि नॉन कंप्लायंस हैज मटेरियल इफेक्ट, अगर मटेरियल इफेक्ट है तो हमारा ओपिनियन में आओ, मटेरियल इफेक्ट है, परवेज वगैरह नहीं देखना है, मटेरियल इफेक्ट है। और क्या किया है, ये डिस्क्लोज किया है क्या, नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं किया एफएस में। उसको हमने बोला था प्रोविजन कर, हमने उसको बोला था डिस्क्लोज कर, उसने नहीं किया है। तो अगर उसने नहीं किया है तो तुम्हारा क्या जाएगा, ओपिनियन रिपोर्ट तो तुम्हारे हाथ में है ना, कौन सा, क्वालिफाई एडवर्स। अभी नहीं समझा तो भी टेंशन नहीं, अभी ध्यान में नहीं रहा तो भी टेंशन नहीं, तुमको आगे जाके समझ में आ जाएगा कि कौन सा देना है, ठीक है। ओपिनियन की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कुछ नहीं, फालतू सी बात आती है। हमने बोला कि जहाँ पे हमारा डायरेक्ट इफेक्ट है ऑब्टेन करना सही, जहाँ पे अदर लॉज एंड रेगुलेशन है तो तुमने क्या करना है, तुमने देखना है कि इसका तुमको इफेक्ट देना पड़ेगा एफएस में, वो देखना है तुमको। और जो मैनेजमेंट बोल रहा है ना कि तेरे स्कोप के बाहर है, वो ऐसा नहीं चलेगा। और फिर देखो डिस्क्लोजर दिया है क्या, कॉस्ट को प्रोवाइड किया है क्या, एंड नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है, तो तुम क्या करो, उसको एफएस में रिफ्लेक्ट करो। और ओपिनियन अगर रिफ्लेक्ट नहीं किया है तो ओपिनियन के ऊपर तुम्हारा इम्पैक्ट जाएगा। और एक क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, टेंशन मत ले लो, खत्म हो गया। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो। बिग एंड स्मॉल लिमिटेड है, उसको शो कॉज नोटिस आया है। अच्छा, किससे आया है, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से आया है। क्या बोल रहा है कि 25 लाख रुपए दे दो, बोल रहा है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। अच्छा, कंपनी रिलाइड टू द अबव नोटिस इन जनवरी 2014 कंटेंडिंग दैट इज नॉट लायबल फॉर प्रपोज लेवी, सॉरी रिप्लाइड। तो कंपनी ने रिप्लाई किया है कि भाई देख, ये इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, ये तो कुछ तो फालतू वाला नोटिस मत निकाल, फालतू वाला शो कॉज नोटिस मत निकाल, इसको हमने अच्छे से कंप्लाई किया है, ऐसा उन्होंने क्या किया है, रिप्लाई कर दिया सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को। अच्छा, फिर नो फर्दर एक्शन वॉज इनिशिएटेड बाय सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट अप टू द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। तो जनवरी में उन्होंने किया था, तो ऑडिट तक तो उसका कुछ आया ही नहीं है रिप्लाई। तो 31 मार्च तक या फिर ऑडिट होने तक जून तक तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट चुपचाप है। तो यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ लग रहा है क्या, नहीं ना। अगर कुछ होता तो वो बोलती कि नहीं नहीं तुमने कंप्लाई किया है, तुम मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो।
तो कुछ आया तो नहीं है अभी तक, तो कुछ नहीं लग रहा है। तो हाउ वुड यू डील इन विद दिस मैटर इन रिपोर्ट, हाउ वुड यू डील विद दिस इन योर रिपोर्ट। तो तुम बताओ कैसे इसको रिपोर्ट करोगे। तो सिंपल सी बात है, हमको तो कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ बड़ी बात है। क्यों, शो कॉज नोटिस आया था तो उसने तो निकाल लिया शो कॉज नोटिस, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर तुमने रिप्लाई कर दिया कंपनी ने। अगर सच में वो कुछ नॉन कंप्लायंस का होता तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसके कंपनी के पीछे पड़ा होता कि भाई दे दो, ये सबूत दे दो, ऐसा किया है कंप्लाई, ये डॉक्यूमेंट दे दो, ये करो, इसको बताओ हमको कि कैसे नॉन कंप्लायंस नहीं है। आया नहीं है तो मतलब कुछ इतना टेंशन की बात नहीं है। लिखना कैसे समझते, लिखना क्या है इसमें, सबसे पहले 250, अच्छा जी वही बात, जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसके लिए साया ऑब्टेन करना है, अच्छा जी। दूसरी बात, रिमेन अलर्ट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि अदर जो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं वो तुमको क्या कर सकते हैं, ऑडिटर के अटेंशन में ला सकते हैं कि यहाँ पे सस्पेक्टेड आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस है। फिर हमने बात करी थी डिस्कस मैटर विथ मैनेजमेंट TCWG, याद आया कुछ नहीं आया, अब आ जाएगा, टेंशन मतलब। अगर मैनेजमेंट एंड TCWG प्रोवाइड नहीं करते, डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो सपोर्ट करता है कि एंटिटी कंप्लायंस में है, एंड ऑडिटर के जजमेंट में लगता है कि इफेक्ट ऑफ सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मटेरियल हो सकता है, तो उसको क्या करना है, ऑब्टेन लीगल एडवाइस। इन केस इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है कि नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है एंड हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट, तो क्या करेगा, क्वालिफाई एंड एडवर्स करेगा। ठीक है, समझे क्या, कुछ याद आया क्या कुछ, रुको एक मिनट इसको कंप्लीट करते हैं फिर बात करेंगे। ऐसे AS29 बोलता है कि तुमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, प्रोविजन वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट किधर है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट विल ऑकर। तो AS29 के हिसाब से तुम देखना कि तुमको प्रोविजन वगैरह करने की जरूरत है क्या। इन द प्रेजेंट केस में क्या हुआ है, नोटिस दिया है वो तुम फालतू वाला चीज़ लिखो जो जो हुआ है, डज नॉट अमाउंट टू डिमांड पेएबल बाय कंपनी। तो जो शो कॉज नोटिस है ना, सिंपल सी बात है, शो कॉज नोटिस तुमको डिमांड पेएबल नहीं है ना, वो तो तुमने बोला है कि शो अ कॉज, शो कॉज मतलब कॉज दे दो कि हम तुमसे इतना 25 लाख क्यों ना वसूल करे। तो ये कॉज है ना, वो कॉज हमने दे दिया कि नहीं भाई हमने कंप्लेन नहीं किया है, तो ये डिमांड नहीं है ना, उन्होंने डिमांड नहीं किया कि हमको देना ही देना है। ठीक है, इन सब पर कंपनी ने रिप्लाई किया है और उसका भी कुछ कम्युनिकेशन नहीं आया है। दिस शो कॉज नोटिस में बी एन अलर्ट, और मतलब ये अलर्ट हो सकता है लेकिन नॉन कंप्लायंस नहीं है ऐसा लग रहा है हमको। सो ऑडिटर नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड अप्लाई एडिशनल प्रोसीजर्स। अगर कंक्लूड करता है कि देर इज नॉन कंप्लायंस, अगर ऑडिटर को लगता है कि कंप्लायंस है, तो AS29 के हिसाब से या फिर तुम्हारा जो भी इंडिया से उसके हिसाब से प्रोविजन करो। एंड इफ मैनेजमेंट अगर एक्सेप्ट नहीं करता है ऑडिटर का रिक्वेस्ट, तो रिपोर्ट तो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो इसमें लिखना कौन से पॉइंट थे, लिखना कौन से पॉइंट थे, ये तो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हुआ, तो आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड कहाँ पे था, आ जाओ नोट्स में, याद आया क्या कुछ, ध्यान में आया क्या, ये वाला पॉइंट थे क्या यहाँ पे, ये वाले पॉइंट है क्या, ये वाले पॉइंट है क्या, जब तुमको आइडेंटिफाई होता है नॉन कंप्लायंस या फिर सस्पेक्ट होता है नॉन कंप्लायंस, तो ये चीज़ तुमने लिखनी है। बस तुमने अलग तरीके से लिखा है। देखो, पहले डिस्कस करना है मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ, एक तो रिमेन अलर्ट हो गए, फिर तुमने डिस्कस करना है मैनेजमेंट TCWG के साथ, उनसे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आता है तो ठीक है। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मटेरियल है तो लीगल एडवाइस अपने दोस्त से जाके पूछो। और तुमको लगता है कि अगर मटेरियल इफेक्ट है एंड उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता है एफएस में, मतलब P&L में नहीं दिखता है, एफएस में नहीं दिखता है, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो सिंपल से 2 क्वेश्चन है, बात खत्म, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। वापस आ जाते हैं, ख़त्म करते हैं रिविजन के तौर पे, रिविजन के तौर पे एक, मेरे को लगता है 10 मिनट बहुत हो गया यार, इसको 10-15 मिनट में खत्म करने का है, इतना टाइम दे दिया हमने, बहुत हो गया, मोर देन इनफ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है तुमको अब समझ में आएगा। तुमको डायरेक्ट इफेक्ट है अगर लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर, साई ऑब्टेन करना है। ठीक है, अगर नॉन कंप्लायंस है अदर लॉज एंड रेगुलेशंस का, तो उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ऑब्टेन करने के लिए। वो इनडायरेक्ट इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट, या फिर अदर लॉज एंड रेगुलेशंस बोलेंगे। एंड रिस्पॉन्ड करना है तुमने, नॉन कंप्लायंस आता है या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है। ये ऐसे किसको अप्लाई नहीं होता, अगर तुमको स्पेसिफिक कुछ चेक करना है तो उसके लिए अप्लाई नहीं होता लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट का, याद करो, याद करो, हमारे चार्ट से याद करो। मॉनिटरिंग किधर गया चार्ट से, आजा इधर, आजा इधर, आजा, हाँ ठीक है। सबसे पहले मॉनिटर करना था, ठीक है, दिख रहा है तुमको, हाँ। सबसे पहले मॉनिटर करना था, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था,
ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तुमने इंश्योर करने हैं कि वो अच्छे से ऑपरेटिंग प्रोसीजर से। मॉनिटर तुम नहीं कर पाओगे, तुमको थोड़ी पता है इतना अच्छे से लॉज एंड रेगुलेशन। तुम क्या करते हो, लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करते हो, वो क्या करता है, रजिस्टर बना के देता है कि ये तुम्हारे लॉज एंड रेगुलेशन से। अच्छा जी, ये बात हो गई। तो ये रजिस्टर किसको ये करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। तो वापस आते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में तुमने देखा कि तुमको ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अच्छे से करने के लिए तुमने एक तो इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना है, इंस्टीट्यूट करना है। एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली होता है क्या देखना है। एंड दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट, इसको याद रखो, कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉय का कंडक्ट कैसा रहेगा, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तुम क्या करोगे, डेवलप करोगे, पब्लिश करोगे और फॉलो करने के लिए दे दोगे। किसको देना है, एम्प्लॉय को देना है। एम्प्लॉय को पता नहीं तो क्या करो, उसको ट्रेन कराओ, उसको अंडरस्टैंड कराओ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई नहीं करता है तो तुमने तो मॉनिटर करना है कि वो कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो तुमने क्या करना है, एक्शन लेना है उसके ऊपर। ये क्या था, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ठीक है, वापस आ जाओ। ठीक है, ये बात समझ में आई तुमको, सारे पॉइंट हो गए कवर हमारे। ठीक है, अच्छा आगे जाते। ऑडिटर का कंसिडरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा। जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है उसके लिए साई ऑप्ट करेगा, कितनी बार हो गए तो। जिसका अदर लॉज एंड रेगुलेशन के लिए स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसेस करेगा। वापस आते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आँख बंद के एक बार समझने की कोशिश करो, अभी आखिरी बार। सबसे पहले तुमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि गिवन केस में, इंडस्ट्री में, सेक्टर में, बिजनेस में एंटिटी को कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी एप्लीकेबल है फ्रेमवर्क, और कंपनी उसको कैसे कंप्लाई करता है। ये बात हमने समझी। फिर हमारा काम आता है, हमारा काम क्या आता है, जहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट है उसको तो हम साई ऑप्ट इन करेंगे। लेकिन जहाँ पे अदर लॉज एंड रेगुलेशन है ना, तो तुमने ऐसे प्रोसेस परफॉर्म करने हैं जहाँ पे तुमको हेल्प हो जाए। क्या इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं अगर नॉन कंप्लाइंस होता है तो अदर लॉज एंड रेगुलेशंस का। ऐसा ऐसा ऐसे कौन से प्रोसीजर तुम परफॉर्म कर सकते हो। एक तो तुमने पूछताछ की थी अपने बीवी से, उसने पूछताछ की थी, इंक्वायरी की थी। तो इंक्वायरी करो मैनेजमेंट एंड TCWG की, कि तुम्हारा कंप्लाई हुआ है क्या, अच्छे से कोई चीज़ है क्या ऐसी कंप्लाई नहीं हुई है। दूसरी बात, तुमने कम्युनिकेशन चेक किए थे व्हाट्सएप वाले, करस्पॉन्डेंस चेक करो एंटिटी के बीच में एंड रेगुलेटरी के बीच में। इसके बीच में चेक करो, तुम्हारे रेगुलेटरी या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके बीच में तुम कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस चेक करो। यहाँ पे करस्पॉन्डेंस वर्ड है, तो ये बात हमने करी थी। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, वो 2 लाख वाला GST ऑफिसर को अंडर टेबल पैसे दिए थे। वो उसमें क्या हुआ था, तुमने अलर्ट रहना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रहना है, रिमेन अलर्ट, कि तुमको जो अदर ऑडिट के प्रोसेस है उसमें तुमको ऐसा समझ में आए कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हुआ है, ये तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बात करी थी, और मैनेजमेंट से खा कसम बोला था, मैनेजमेंट से लिख के ले। मैनेजमेंट क्या लिख के ले कि तेरे को जो भी नॉन कंप्लाइंस आता है, तेरे को जो भी नॉन कंप्लाइंस आता है उसके लिए तू क्या कर, मुझे लिख के दे दे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे कि तुझे जो भी समझ में आता है वो जो तुझे पता है वो सब तुमने ऑडिटर को डिस्क्लोज किया है। अच्छा जी, और उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में हमने बोला था कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, जो ऐसे 200 ने कहा था। टेकिंग इनटू अकाउंट सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसके बाद में हमने बात करी थी कि ऑडिटर तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तेरा, कि नॉन कंप्लायंस को रोकने का, प्रिवेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे नॉन कंप्लायंस तो पकड़ ना पाए, क्यों, क्योंकि इनहरेंट लिमिटेशन से। भाई क्या क्या इनहरेंट लिमिटेशन से हो सकता है कि बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो एंटिटी के इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए है, उसमें कैप्चर ही नहीं होते। अगर कैप्चर ही नहीं होते तो कैसे समझेगा, या फिर उन्होंने ओमिट कर दिए, उन्होंने ओमिशन कर दिया है, उन्होंने दिखाया नहीं, कंसील किया है उसको, तो तुमको समझेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या था, तुमको कैसे समझेगा कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, वो तो कोर्ट वाला डिसाइड करेगा। एंड रिमूव नॉन कंप्लायंस इवेंट और ट्रांजेक्शन्स। फिर हम बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाई और सस्पेक्ट। अब क्या हो रहा है, अब तुमको क्या हो रहा है, अब तुमको इवेंट नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ है या फिर सस्पेक्ट हुआ है। अब क्या करोगे तुम, ठीक है, अब क्या करोगे तुम, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले जाओ, सबसे पहले 2 चीज़ें करो। सर्कमस्टांसेस क्या है, नेचर क्या है, कि कौन सी सिचुएशन में तुमको वो आइडेंटिफाई हुआ है नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्ट हुआ है नॉन कंप्लायंस। एंड दूसरा चीज़ क्या था तुम्हारा, फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवेल्यूएट पॉसिबल इफेक्ट ऑन एफएस। तो 2 चीज़ देखना है, एक तो सर्कमस्टांसेस, नेचर, एंड एफएस के ऊपर इफेक्ट क्या है। आ जाओ, उसके नीचे क्या लिखना है, सबसे पहले तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुमने मैनेजमेंट TCWG के साथ तुमने डिस्कस करना है। डिस्कस कर लिया, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना है तुमने। अगर तुम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हो उनके डिस्कशन से, तो तुमने देखना है कि ये चीज़ बड़ी है क्या, ये चीज़ बहुत बड़ी है क्या। अगर ये चीज़ बहुत बड़ी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर मटेरियल है एफएस के लिए तो तुमने क्या करना है, ऑब्टेन लीगल एडवाइस। तो दोस्त के पास जाके पूछो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये ऑब्टेन लीगल एडवाइस किया तुमने। उसके बाद में अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है
इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अगर तुम ऑब्टेन नहीं कर पाते हो तो एफएस के ऊपर तुम्हारा अभी ओपिनियन जाएगा। तो यहाँ पे तुमको साई मिला नहीं है, तो अब तुमको पता है अगर साई नहीं मिला होता है तो ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर क्या इफेक्ट जाता है, नहीं पता है तो फिर छोड़ दो। ऑल्सो इवेल्युएट इम्प्लीकेशन टू द अदर एस्पेक्ट, जैसे हमने क्या बोला था, रिस्क असेस किया था, WR के ऊपर भरोसा किया था, ये सारी चीज़ों के ऊपर तुम फिर से अभी देख लो क्या अच्छा ये किया था, सही किया है क्या हमने, एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो उसके ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा जो तुमको आइडेंटिफाई सस्पेक्ट होते हैं उसको तुम नोट डाउन करो, उसके रिजल्ट को भी नोट डाउन करो। रिपोर्टिंग में हमने 3 बात करी थी, एक तो TCWG को, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा, तीसरा रेगुलेटरी रिपोर्टिंग में जाएगा। तो रेगुलेटरी वाला पॉइंट तो खत्म कर दो, जो भी अगर उसको एप्लीकेबल है, अगर तुमको देना पड़ता है तो उसको दे दो, ठीक है, उसका तो पॉइंट खत्म कर दिया। एक TCWG का है, ऑडिट रिपोर्ट का है। TCWG को बताना है छोटे मोटे मैटर छोड़ के सारे नॉन कंप्लायंस जो आइडेंटिफाई होते हैं, सस्पेक्ट होते हैं, TCWG को बताओ, अनलेस ऑल TCWG आर इन मैनेजिंग एंटिटी, क्योंकि उनको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि ये जो ऊपर वाला नॉन कंप्लायंस है, ये जो नॉन कंप्लायंस है वो अगर इंटेंशनल है एंड मटेरियल है तो तुमने एज सुन एज प्रैक्टिकेबल उसको कम्युनिकेट करना है, क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, उसके बाद में तुमने आना है नीचे और तुमने क्या देखा था, अगर तुमको लगता है कि इसमें मैनेजमेंट एंड TCWG इन्वॉल्व है इसमें, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी पे जा सकते हो, ऑडिट कमेटी वगैरह होता है। अगर नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, लीगल एडवाइस ऑब्टेन करो। दूसरी बात आती है ऑडिट रिपोर्ट की। ऑडिट रिपोर्ट में तुमने बात करी थी कि एक तो मटेरियल है एफएस के लिए, और क्या था, तुमको रिफ्लेक्ट नहीं किया एफएस में, मटेरियल है एंड एफएस में रिफ्लेक्ट नहीं किया है। तो तुमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे तुमने क्वालिफाई करके चलना है, या फिर वो उसके ऊपर देखा था क्या, क्वालिफाई या फिर एडवाइस करना है, तुम्हारे सबूत के ऊपर देखा था, परवेजिव है या मटेरियल है उसके ऊपर देखा था। तो यहाँ पे ओपिनियन के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। अभी इतना समझो कि अगर मटेरियल है एंड एफएस में रिफ्लेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो तुम्हारा ओपिनियन के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, उसमें क्वालिफाई या एडवर्स जाएगा। और मैनेजमेंट तुमको रोक पाता है, तो ये क्या होता है पता है क्या, ये होता है लिमिटेशंस इम्पोज बाय मैनेजमेंट। तो इसमें तुम साई ऑप्टेन करने से मतलब तुमको सबूत मिलता ही नहीं है। तो ऐसा केस होता है अगर प्रिकुलेटेड बाय मैनेजमेंट एंड TCWG मतलब लिमिटेशन कुछ डाले हैं जिससे तुमको सबूत ऑब्टेन नहीं होता है। तो अगर साई ऑब्टेन नहीं तो क्या हमने देखा था, क्वालिफाई एंड क्या था, डिस्क्लेम था, ठीक है, क्वालिफाई एंड डिस्क्लेमर था, अगर याद आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो ये दो चीज़ें देखी। अगर तुमको मैनेजमेंट ने लिमिटेशन नहीं दिया है लेकिन कुछ और सर्कमस्टांसेस में लिमिटेशन दिया है, तो 705 में जाके देखो तुम्हारे हाथ में तुमको कैसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। आखिरी में हमने देखा था, आखिरी में कुछ पॉइंट देखे थे, ये क्या है, तुम्हारा इंडिकेशन है कि नॉन कंप्लायंस हो सकता है। कौन से इंडिकेशन है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आए गए 3-4 चीज़ें ऐसी देखी जिसका पेमेंट हुआ है। किसका पेमेंट हुआ है, एक तो कैश पेमेंट देखा, फाइन एंड पेनल्टी देखे, लीगल एडवोकेट को वगैरह जो फीस दी है, रिटर्नरशिप फीस दी है वो देखा, सेल्स के लिए कमीशन वगैरह दिया है देखा। तो 3-4 चीज़ें तो तुमने यहाँ पे देख ली। बैलेंस शीट में गए थे, एसेट में देखा था कि लोन दिया है किसको, तो किसको दिया है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दिया है, तुम्हारे एम्प्लॉय को दिया है, रिलेटेड पार्टी को दिया है। तो ऐसा इसके ऊपर तुमको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये क्यों दिया है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आते हैं जैसे टैक्स हेवन में वगैरह कर लिया है। फिर हमने बात करी थी, ये भाई के मीडिया में चर्चे है, भाई के एडवर्स मीडिया कंटेंट है, भाई के इसमें इन्वेस्टिगेशन आया है, भाई के इसमें गवर्नमेंट वगैरह आके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ से तुमने गुड्स एंड सर्विसेज आए थे ना, वहाँ पे पेमेंट नहीं किया, किसी और कंट्री में पेमेंट किया है, ठीक है। और कुछ मिस हो गया कि हमारा, और कुछ परचेज किया है ना, परचेज किया है बिलो और अबव मार्केट प्राइस, एंड पेमेंट इन कैश हो गया तुम्हारा, बेरर चेक, टैक्स हेवन हो गया, हाँ हवाला हवाला रह गया ना भाई साहब, विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन तुमने कुछ पेमेंट किया है, तो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स। एंड ये तो हमने स्टार्ट में देखा था, कैश में किया है या फिर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन किया है, मीडिया में चर्चे है, एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कैसा रहा, मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं भाई साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।